इसके बाद अपन यूनिट ही उठाएंगे। रॉबर्ट के मर्टन, his tenure is 1910 to 2003। लेटेस्ट ही डेथ हुई है इनकी, राइट। He was born in 1910 and his death in 2003, right? He was an American थे। सिमिलरली जो हमने कार्ल मार्क्स, डर्कहाइम ये पढ़े थे, ये भी क्या थे, ज्यूस फैमिली से बिलोंग करते थे। ये भी मर्टन भी ज्यूस फैमिली से बिलोंग करते थे, राइट। मर्टन के जो फादर थे, ही वॉज अ टेलर। मर्टन स्टार्टिंग में जो काम करते थे, मर्टन वॉज अ मैजिशियन। मर्टन वॉज अ मैजिशियन थे, जादू दिखाते थे। ही बिलोंग टू वेरी लोअर मिडिल क्लास अ फैमिली, राइट। बट ये था, इनका इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से एजुकेशन में। तो ये क्या करते थे, इनके पास, इन्होंने कभी ये एक्सक्यूज नहीं दिया कि हमारे पास किसी भी चीज की कमी है या फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है कि हम पढ़ नहीं सकते। ये हमेशा क्या रहते, सोसाइटी को ही ऑब्जर्व करते रहते थे। फिर जब ये बड़े हुए तो उस टाइम पे आप देखो, इनका बर्थ 1910 का है। दैट मीन्स इनसे पहले आपके कार्ल मार्क्स, इनसे पहले वेबर, ये सब आ चुके थे। तो इनकी जो रिसर्च थी, बड़े होते होते इन्होंने इनकी रिसर्च को, इनकी स्टडी को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, राइट। देन ये पीएचडी कर रहे थे। तो इनके पीएचडी के जो टीचर थे वो थे पार्सन, टालकट पार्सन। इनके पीएचडी के टीचर कौन थे, टालकट पार्सन, ठीक है। तो स्टार्टिंग, चूंकि टालकट पार्सन भी फंक्शनलिस्ट थे, ये भी फंक्शनलिस्ट थे, ठीक है। लेकिन विथ टाइम इनको रियलाइज हुआ कि टालकट पार्सन की जो थीसिस वगैरह है वो सारी क्या है, ग्रांड थीसिस है। ग्रांड थीसिस एज इन वो थीसिस कि जिनको छोटी छोटी कम्युनिटी पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, या वो ग्रांड थीसिस जिनके पीछे एक्चुअल रिसर्च नहीं हुई है। प्रॉपर थीसिस का रिसर्च क्या होती है, फंक्शनलिस्ट, कि जिनके पीछे प्रॉपर रिसर्च हुई हो, प्रॉपर डेटा, फैक्ट, एम्पिरिकल वैल्यू, ये सब चीजें हो। तो पार्सल ने थ्योरी तो बनाई, लेकिन उस थ्योरी को खुद ही जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे, बहुत ग्रांड थ्योरी बना रहे थे पार्सन। तो इन्होंने उनको, पहले तो इनके फेवर में थे, इनके वो थे, इन्फ्लुएंस थे इनसे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने इनको, पार्सन को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने बोला, मर्टन ने बोला दैट पार्सन ट्राई टू बिकम अ आइंस्टीन ऑफ सोशियोलॉजी। पार्सन जो है सोशियोलॉजी के आइंस्टीन बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला, अब नाउ क्वेश्चन इज कि आप देखो, इनसे हाँ, आइंस्टीन बनने की कोशिश कर रहे हैं। देन ही इज लाइक कि हमें ऐसी थीसिस बनानी चाहिए कि जो इतनी ग्रांड थ्योरी मत बनाओ कि जिसको आप प्रूव नहीं कर सकते। आपने बोल दिया कि ये थ्योरी है और सही है, भाई किस बेसिस पे सही है? मैं आपको बोल रही हूँ कि पार्सन इज अ फंक्शनलिस्ट, राइट। अब मैं इसको प्रूव करूं तो ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ ना, मान लो ही इज फंक्शनलिस्ट, राइट। दैट मीन्स मैं अपनी बात प्रूफ नहीं कर पा रही हूँ। इट इज जस्ट लाइक अ पोस्टुलेट कि मैं कह रही हूँ इसलिए मान लो, मैंने ही स्वयं में मान लिया है कि ये सही है, राइट। तो उस तरीके की थीसिस हो रही थी, थ्योरी हो रही थी इनकी। तो कार्ल मर्टन बोलते हैं, इट इज बेटर कि आप क्या करो, कोई ऐसी थ्योरी बनाओ, ऐसी रिसर्च करो कि जो छोटी छोटी सोसाइटी पे भी अप्लाई हो सके। क्यों? क्योंकि वो एम्पिरिकल रिसर्च होगी, प्रॉपर डेटा बेस्ड होगी, ऑब्जेक्टिविटी होगी उसमें, तो आप उसको प्रूव कर पाओगे। लेकिन इतनी भी छोटी मत बनाना कि वो सिर्फ एक छोटे मोहल्ले पर ही फिट हो रही हो, राइट। जैसे मैं कोई थीसिस बनाऊं, मैं कोई रिसर्च करूं, तो मैं सपोज विजन के लिए रिसर्च कर रही हूँ। अब मेरी रिसर्च विजन के इतनी भी छोटी नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ इन्हीं स्टूडेंट पर हो, राइट। कम से कम विजन के स्टूडेंट तो कवर करे अगर मैं रिसर्च कर रही हूँ तो। लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट कवर करे। समझ रहे हो? दैट मीन्स कि ना तो छोटी हो और ना एक्सट्रीम हो, क्या होनी चाहिए, मिडिल में होनी चाहिए। उसी को ये बोलते हैं मिडिल रेंज थ्योरी, MRT। कि ना तो इतनी बड़ी रिसर्च हो कि जिसको प्रूव ही ना किया जा सके, और ना ही इतनी छोटी रिसर्च हो कि वो एक मीडियम सोसाइटी पर या मीडियम चीजों पर अप्लाई ना हो सके।
तो इट इज बेटर कि क्या करें, हम दोनों के बीच का पाथ चुनते हैं, ना बड़ी ना छोटी, मिडिल रेंज थ्योरी बनाते हैं, मिडिल थ्योरी बनाते हैं। और क्या करेंगे, बहुत सारी मिडिल थ्योरी बना के, बहुत सारी मिडिल थ्योरी बना देंगे सबको, तो वो अपने आप में ग्रांड थ्योरी हो जाएगी। यस, सपोज मैंने 10-12 मिडिल रेंज थ्योरी बना ली, अब मैं सब मिडिल रेंज थ्योरी को ऐड कर दूं तो वो क्या हो गई, ग्रांड थ्योरी। मैंने यहाँ के विजन के स्टूडेंट पे रिसर्च की, फिर मैंने दिल्ली के पे की, मैंने पुणे के पे की, इस तरीके से मैंने सारे विजन के इंस्टीट्यूट पर रिसर्च की और सबका डेटा मैंने कंबाइन कर दिया, तो वो ग्रांड थ्योरी बन गई। यस, हेल्पफुल हुई छोटी छोटी थ्योरी। तो ये इसी की बात करते हैं कि आप मिडिल थ्योरी, मिडिल रेंज थ्योरी बनाओ, छोटी छोटी बनाओ मिडिल रेंज थ्योरी, ना छोटी ना बड़ी, और सबको कंबाइन करके क्या कर दो आप, एक बड़ी थ्योरी बन जाएगी ऑटोमेटिकली। तो बेसिकली ये बात कर रहे थे मिडिल रेंज थ्योरी की, कि जो थ्योरी बननी है वो क्या बननी है, मिडिल रेंज थ्योरी बननी है। ठीक है, यहां तक क्लियर। देन इनकी थ्योरी, latent and manifest function. His first theory is latent and manifest function. His second theory is conformity and deviance. His third theory is reference group theory. His third theory is reference group theory. So basically in our syllabus there are 3 theories related to Merton: latent and manifest function, then conformity and deviance, and then reference group theory. Clear? And his famous book, Social Theory and Social Structure. Social Theory and Social Structure, 1949. Social Theory and Social Structure, 1949, and his second book was Social Structure and Anomy. Social Structure and Anomy, 1938. बहुत सारी बुक्स लिखी हैं इन्होंने, बट दीज टू आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट: सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर 1949, सोशल स्ट्रक्चर एंड अनोमी 1938। क्लियर? यहां तक क्लियर? नाउ फर्स्ट, अब ये क्या बात कर रहे हैं, फंक्शन, हर चीज में फंक्शंस की बात कर रहे हैं ये। और जब ये हर चीज में फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये फंक्शन होता क्या है। यस, सबसे पहले तो आपको यही समझने की जरूरत है कि ये फंक्शन होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन? जनरल बताओ, लेमैन जो समझ में आता है। पॉजिटिविटी ढूंढते थे मर्टन जो थे ना, मर्टन बिफोर एज अ सोशियोलॉजिस्ट वो कई तरीके की फंक्शंस की बात की थी उन्होंने, कि आप कंफ्यूज मत होना बहुत सारे फंक्शंस में। जैसे कि यू रीड न्यूज़पेपर, यस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूज़पेपर? टू गिव यू नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड, टू गिव यू अवेयरनेस अबाउट द वर्ल्ड। यस, ठीक है। you went to schools. What is the function of the school? To give you education, to give you knowledge. Yes. Similarly, if you when you went to hospital, what is the function of the hospital? To get treatment. तो ये भी एक क्या हो गया? तो all these are the social institution, and social institution क्या कर रहे हैं? आपस में combine हो जाएं तो एक social cohesion create कर रहे हैं society में. Yes. All the parts of the society or all the parts of the social institution are integrated. Yes, ठीक है, एक फंक्शन। दूसरा मर्टन कहते हैं
कि आप जो सोशल गैदरिंग करते हो, दैट इज ऑल्सो अ फंक्शन, वो भी तो एक फंक्शन ही है ना। कंफ्यूज मत होना, मर्टन बताते हैं कि बहुत सारे तरीके के फंक्शंस हैं, तो वो भी एक फंक्शन है ना। अपन कहना घर में आज क्या है, फंक्शंस हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ फंक्शन। दैट मर्टन कहते हैं, मर्टन बात करते हैं कि मैथ में कुछ फंक्शन होता है, फॉर्मूलाज वगैरह जो है वो भी फंक्शन, आपको इक्वेशन सॉल्व करने में हेल्प कर रहे हैं, वो भी फंक्शन है। दैट मीन्स कई तरीके के फंक्शन है। इवन योर बॉडी, in your body you have different body parts and each body parts play a vital role. Yes, हर किसी का different function है, eye, ear, head, liver, kidney, different organ and every organ plays a different role. Yes, and every organ have some function. Yes, मर्टन ने यही उठाया, ऑर्गेनिज्म, बॉडी, यही से उठाया। यही कॉन्सेप्ट क्या था, रेडक्लिफ, ब्राउन एंड मेलिनोस्की। यहां तक क्लियर ना? रेडक्लिफ, ब्राउन, AR ब्राउन जिसको बोलते हैं, एंड मेलिनोस्की, इन्होंने बेसिकली जो बॉडी स्ट्रक्चर था यहीं से कॉन्सेप्ट उठाया। इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने सोशल साइंस में लिया और इसी कॉन्सेप्ट्स को इन्होंने फिर यहीं से मर्टन इन्फ्लुएंस हुए। और मर्टन ने क्या किया, मर्टन ने बॉडी को कंपेयर किया एज अ सोसाइटी से, कि जिस तरीके से बॉडी के सारे ऑर्गन जरूरी हैं, उनका फंक्शन होना जरूरी है, आपस में उन फंक्शंस का इंटीग्रेटेड होना जरूरी है, तभी बॉडी वर्क करेगी। उसी तरीके से सोसाइटी के जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, सब इंस्टीट्यूशन का अपना अपना काम है, अपना अपना फंक्शन है, तो इसी तरीके से जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको भी क्या होना चाहिए, इंटीग्रेट होके काम करेंगे, तभी क्या कर पाएगी, सोसाइटी वर्क कर पाएगी। यहाँ तक क्लियर? ठीक, ये जो थे। अब नाउ क्वेश्चन इज कि रेडक्लिफ, ब्राउन, मेलिनोस्की ये फंक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके थे। इनके बाद आपके डुरखाइम आए, टालकट पार्सन आए, ये भी आपका पढ़ चुके थे। फिर मर्टन का जो फंक्शन था वो इनसे क्या अलग था, व्हाट इज द नीड, मर्टन को क्या नीड पड़ी टू स्टडी दिस फंक्शन। फंक्शंस तो ये भी पढ़, बोथ आर एंथ्रोपोलॉजिस्ट, यस, इन्होंने स्टार्ट की, फिर इनसे ये इंस्पायर हुए, ये इंस्पायर हुए। तो जब इतने सारे लोग फंक्शंस पढ़ रहे हैं, मर्टन भी वही बात कर रहे हैं, कहीं इन्होंने भी बोला ह्यूमन बॉडी को इंटीग्रेट करो तो फंक्शन, ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स को इंटीग्रेट करोगे तो ह्यूमन बॉडी वर्क करेगी, सिमिलरली सोसाइटी, तो ये भी वही बात बोल रहे हैं। तो डिफरेंस क्या था इनका, कि डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है मर्टन के फंक्शंस में और इनके फंक्शंस में। मर्टन सोसाइटी के ये नहीं बता रहे थे, डरखाइम, डरखाइम भी तो सोसाइटी, ग्रैंड थ्योरी दे रहे थे, दैट इज ट्रू। बेसिकली ये क्या बात कर रहे हैं, ये सब बस एक लाइन में समझो, आगे डिटेल में आएगा। ये सब बात कर रहे थे दैट एवरीथिंग इज फंक्शनल इन द सोसाइटी, यही तो बात कर रहे थे ये। मर्टन कहते हैं नहीं, एवरीथिंग इज नॉट फंक्शनल इन द सोसाइटी, ये बोल रहे थे डिसफंक्शनल भी होती है चीजें। बस अभी इस लाइन को याद रखना बस। ये सब बोल रहे थे एवरीथिंग इज फंक्शनल इन द सोसाइटी। क्या डरखाइम ने डिसफंक्शनल की बात की है? अभी पार्सन को आपने नहीं पढ़ा, उसे साइड में करो। लेकिन क्या डरखाइम ने बात की थी? डरखाइम क्या बोल रहे थे? क्राइम इज ऑल्सो फंक्शनल इन द सोसाइटी। यस, दैट मीन्स डरखाइम ने डिसफंक्शनल की बात ही नहीं की। ये सब सेम चीज कर रहे थे कि नथिंग इज डिसफंक्शनल, डिसफंक्शनल की बात ही नहीं कर रहे थे। नथिंग क्या, उन्होंने बोला एवरीथिंग इज फंक्शनल, कि इफ देयर इज समथिंग इन द सोसाइटी देन डेफिनेटली इट हैज सम फंक्शन। अगर उसका फंक्शन नहीं होता तो सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करती। सोसाइटी क्या करती, उसको उठा के फेंक देती, राइट? दैट मीन्स एवरीथिंग इज फंक्शनल एज पर द एमिल डुरखाइम। मर्टन कहते हैं नथिंग, सॉरी मर्टन कहते हैं नो, मर्टन कंसीडर दैट समथिंग, एवरीथिंग इज नॉट फंक्शनल इन द सोसाइटी। कुछ फंक्शनल है, अगर कुछ फंक्शनल है तो फंक्शनल अगर है तो कुछ डिसफंक्शनल भी होगा। आगे देखेंगे डिटेल में कि कैसे होगा। मर्टन सिर्फ इतना कह रहे हैं कि भाई हर चीज सोसाइटी में फंक्शनल नहीं है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं,
ये क्लास चल रही है, मैं कह रही हूँ क्लास के सिर्फ फायदे 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 ही हैं। नहीं भाई, क्लास के सिर्फ फायदे नहीं है, क्लास के कुछ नुकसान भी होते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन हम पढ़ते हैं तो क्लासेस के कुछ नुकसान भी तो होते हैं, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। उसी तरीके से ये कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज नॉट फंक्शनल इन द सोसाइटी, देयर इज आल्सो अ टर्मिनोलॉजी लाइक डिसफंक्शनल, देयर इज आल्सो अ कॉन्सेप्ट लाइक डिसफंक्शनल। यहां तक क्लियर? ठीक। नाउ ही इज लाइक कि हु विल डिसाइड द फंक्शन? फंक्शन डिसाइड कौन करेगा कि ये फंक्शनल है और नहीं है? हु विल डिसाइड? मैं हूं सपोज, अभी हमने पढ़ा कि ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन, ये है, आप लोग इस क्लासरूम के लिए फंक्शनल है या नहीं है? हु विल डिसाइड? द पार्टिसिपेंट, जो उसमें पार्टिसिपेट ले रहा है, और द ऑब्जर्वर, जो दूर से ऑब्जर्व कर रहा है। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को कौन बेटर बता पाएगा, जो उस सिचुएशन में है या जो उस सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा है? जो उस सिचुएशन में है वो उस सिचुएशन को अच्छे से बता पाएगा। राइट? क्लियर? आर यू श्योर? अब सुनो, एग्री एग्री, प्रॉब्लम फेस की बात नहीं चल रही, एक पर्टिकुलर सिचुएशन। आप फॉर एग्जाम्पल मैरिज, सपोज शी इज गेटिंग मैरिड, राइट? अब मैं इनसे पूछूं व्हाई यू आर गेटिंग मैरिड, व्हाई यू आर गोइंग टू इन्वॉल्व इन ऑल दीज मैरिज रिचुअल एंड ऑल, ये क्या बोलेंगी? व्हाट विल योर रिप्लाई? सोचा नहीं। इनका रिप्लाई सपोज ये होगा कि इट इज अ ह्यूमन नीड, सो आई वांट टू मैरी, सिंपल, राइट? अब मैं ऑब्जर्वर हूं, ये उसमें इन्वॉल्व हो रही है, तो इनको तो सिर्फ अच्छाई ही दिखेगी ना, दैट मीन्स सिर्फ फंक्शनल दिखेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं ऑब्जर्वर हूं तो मैं दूर से क्या देख रही हूं कि भाई सिर्फ ये नहीं है, ये क्या देख रही है, ये सब्जेक्टिविटी पे जा रही है कि मैं खुश रहूंगी शादी के बाद, और ये वो ये सारी चीजें मैं ऑब्जेक्टिविटी के साथ देख रही हूँ। ये सब्जेक्टिविटी देख रही है, मैं ऑब्जेक्टिव रियलिटी देख रही हूँ। कैसे? मैरिज और फैमिली क्या है? मैरिज और फैमिली जो है बेसिकली सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, एक्चुअल रियलिटी यही है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी, सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, राइट? इनको क्या वो दिख रही है? नहीं दिख रही है। दैट मीन इनके साथ क्या चल रहा है? इनके साथ चल रहा है ये सिर्फ ये सिर्फ सब्जेक्टिव डिकम्पोजिशन और सब्जेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस देख पा रही है, ना कि ऑब्जेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस। और क्या मैरिज में सिर्फ खुशी 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 ही है, ये उनको देख ही नहीं पा रही है। यस, दैट मीन्स तो पार्टिसिपेंट बहुत अच्छे से बता पाएगा या ऑब्जर्वर? तो डेफिनेटली हु विल डिसाइड द फंक्शन? Observer will decide as per Merton. Who will decide? Observer will decide that what is functional or not. क्योंकि उसको क्लियर पिक्चर्स दिख रही है कि क्या सोसाइटी में हो सकता है, राइट? एक और चीज इसमें मार्क्स बात करते हैं, क्या सब कुछ फंक्शनल है? नहीं, सॉरी, मर्टन ये कहते हैं क्या सब कुछ फंक्शनल है? तो ही सेड कि नहीं, there is a concept like dysfunctional also, right? कैसे? In traditional society, caste system was there. So caste system in traditional society was functional or not? It was functional in traditional society, but traditional society was a simple society, egalitarian society, division of labor were very less. तो वहां पर कास्ट सिस्टम वर फंक्शनल। नाउ यहां पर मॉडर्न सोसाइटी, नाउ यू विल सी इन मॉडर्न सोसाइटी द कास्ट सिस्टम इज फंक्शनल? नो, कास्ट सिस्टम इज डिसफंक्शनल। यस, डेमोक्रेटिक कंट्री है, सब कुछ है, एजुकेटेड सिविलाइज्ड पीपल आर देयर, तो यहाँ पे कास्ट सिस्टम क्या हो रहा है? डिसफंक्शनल हो रहा है। इसी की मर्टन बात करते हैं। प्रॉपर जनरलाइजेशन नहीं दिया इन्होंने, लेकिन ये फैक्ट पे बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं फैक्ट पे? कैसे इन्होंने फैक्ट दिया? ऑब्जेक्टिव रियलिटी इन्होंने ऐसे दी कि ट्रेडिशनल सोसाइटी वर अनसिविलाइज्ड सोसाइटी, रिलीजन, देयर वर सम फैक्टर्स लाइक रिलीजन
एजुकेशन नहीं थी, रिलीजन डोमिनेट कर रहे थे, तो सोसाइटी में एगलिटेरियन थी, कोई ऑक्यूपेशन के आधार पर जितना चल रहा था, तो सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर उतना नहीं था, तो हर किसी अपने कास्ट में रहना प्रेफर कर रहे थे। यहाँ तो वह सब किसी ने एक्सेप्ट कर लिया था। मॉडर्न सोसाइटी में क्या है, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, लोग पढ़ लिख गए हैं। अब लोग पढ़ लिख गए हैं तो लोग कास्ट से ऊपर प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, एजुकेशन को, स्टेटस को, टैलेंट को, क्रिएटिविटी को, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे लोग कास्ट को मान नहीं रहे, और कास्ट को अगर नहीं मान रहे और कोई उनको फोर्सफुली मना रहा है तो सोसाइटी में क्या हो रहा है, क्योस हो रहा है। दैट मीन्स कास्ट इज डिसफंक्शनल। यहाँ पे कास्ट वर्क नहीं कर रही है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल सोसाइटी। जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा वो देखो इसमें आगे और भी आएगा, जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है वो डिसफंक्शनल नहीं हो गया। कंट्रीब्यूट तो कर रहा है लेकिन किस वे में कंट्रीब्यूट का निगेटिव, तुमने बोला नहीं कर रहा, कंट्रीब्यूट तो कर रहा है लेकिन किस वे में कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। यहाँ वे में कंट्रीब्यूट तो कर रहा है कास्ट, लेकिन कास्ट कर क्या रहा है, निगेटिव चीज है, वही तो डिसफंक्शनल की बात की है। डिसफंक्शनल क्या है, डिसफंक्शनल मींस निगेटिवली कंट्रीब्यूट, तो निगेटिव ही कर रहा है कास्ट। यहाँ पे सिंपल सी एक और एग्जांपल देती हूँ, रिलीजन की हम बात करें, क्या रिलीजन सिर्फ फंक्शनल है? मॉडर्न सोसाइटी की बात करते हैं। इन मॉडर्न सोसाइटी रिलीजन एक्ट एज अ फंक्शनल एज वेल एज डिसफंक्शनल। हाउ? रिलीजन बहुत सारे लोगों को जोड़ के रखा हुआ है, यूनिटी, कोहेरेंस, ये सब इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यही सेम रिलीजन हिंदू मुस्लिम क्योस लेकर आ रहा है, तो ये डिसफंक्शनल भी है। यस, मैं कंपेयर नहीं कर रही अलग सोसाइटी में, मॉडर्न सोसाइटी ही की बात कर रही हूँ। तो क्या ये डिसफंक्शनल नहीं हुआ? दैट मीन्स कैन बी से some thing can be functional for individual but same thing can be dysfunctional for other people. That means एक चीज इनके लिए फंक्शनल हो सकती है लेकिन आपके लिए वही चीज क्या रह सकती है, डिसफंक्शनल हो सकती है। नॉट कास्ट बेस्ड, यस, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन फंक्शनल है किसके लिए, जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है, और जिनको नहीं मिल रहा है उनके लिए क्या हो गया, डिसफंक्शनल। अब सोचो कैसे, देयर आर टू फ्रेंड्स, दोनों फ्रेंड, एक को रिजर्वेशन था एक को नहीं था, एक जिसको रिजर्वेशन नहीं था उसके कट ऑफ से 1 मार्क्स कम था जनरल कैटेगरी, और दूसरे का बहुत ही कम था, तब भी ड्यू टू रिजर्वेशन उसको सीट्स मिल गई। दोनों दोस्त थे पहले, लेकिन रिजर्वेशन बीच में आया तो क्या हो गए, राइवल्स हो गए। तो पहले फंक्शनल, दैट मींस पहले नहीं, एक के लिए वही चीज फंक्शनल हुई और दूसरे के लिए वही चीज क्या हुई, डिसफंक्शनल। डिसफंक्शनल दोनों होगी। यस, मर्टन यही तो कह रहे थे, मर्टन अब जो कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स और उसका था ना डर्कहाइम, बिल्कुल हटा दो। अब मर्टन यही कह रहे हैं कि यही तो मैं अलग हूं। ये लोग क्या बात कर रहे थे, ये लोग ग्रांड थ्योरी बना रहे थे, फंक्शनल। नाउ आई एम सेइंग मिडिल रेंज थ्योरी, दिस इज मिडिल रेंज थ्योरी। किस कोई सोसाइटी है तो सोसाइटी में क्या होगा, फंक्शनल भी होगा और सोसाइटी में डिसफंक्शनल भी। वहां पर एक्सेप्टेंस था, क्यों था मैं बता, एक मिनट सुनो, वहां पे एक्सेप्टेंस क्यों था वहां पे, कह सकते हो जो कह रहे हो गलत नहीं है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ टाइम में जैसे रिलीजन वहां डोमिनेट था ना, अभी साइंस डोमिनेट है, तो एक्सेप्शंस केसेस होते हैं साइंस में, वैसे वहां एक्सेप्शन केसेस रिलीजन और कास्ट में थे। क्यों थे मैं बताती हूँ। उन्होंने क्या बोला कि जो कास्ट है, कास्ट वहां पे कर्मा थ्योरी लगती थी ट्रेडिशनल सोसाइटी में, कि हमारे पुराने जन्म के कोई कर्म है इसलिए हम क्या है, SC ST हैं। यस, आज के टाइम पे क्या कर्मा थ्योरी लगाते हैं क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि जो कास्ट और रिलीजन था वो कोर फीचर था ट्रेडिशनल सोसाइटी का, अभी साइंस कोर फीचर है, तो वहां पे कास्ट और रिलीजन के अगेंस्ट अगर कुछ हो रहा है तो वो एक्सेप्शनल केसेस थे, पूरी सोसाइटी में नहीं थे, वो एक्सेप्शनल केसेस। अभी साइंस के अगेंस्ट अगर कुछ होगा तो वो प्रेजेंट सोसाइटी इज डोमिनेटेड बाय द साइंस, तो अगर अभी साइंस के अगेंस्ट कुछ होगा तो वो क्या होगा, एक्सेप्शनल केस। तो उसके बेसिस पे आप पूरी सोसाइटी को जज नहीं कर सकते, सोसाइटी में डोमिनेशन साइंस का ही रहेगा मॉडर्न सोसाइटी। सिमिलरली ट्रेडिशनल सोसाइटी में डोमिनेशन तो कास्ट और रिलीजन का ही था, एक्सेप्शनल केसेस थे, उनकी वजह से क्या हो रही थी, ऑनर किलिंग हो रही। बहुत ही क्या इंटरकास्ट बहुत
फ्रिक्वेंट हो रही थी, साल 2 साल 5 साल में मुश्किल से एक इंटरकास्ट, और उसके बाद भी उनको मार देते थे। ऑनर किलिंग यही तो थी, तो इसकी बात की है। इसलिए मर्टन हमेशा बोलते हैं कि मिडिल रेंज, कि सोसाइटी में सोसाइटी इज नॉट ओनली फंक्शनल बट ऑल्सो डिसफंक्शनल। अभी क्लियर? क्लियर यहां तक? देन अगेन ये डिफरेंस बता के देन इन्होंने बोला कि ठीक है, ये तो मान लिया कि आप डिसफंक्शनल की भी बात कर रहे हो, हाउ यू विल प्रूव दैट डिसफंक्शनल। तो बेसिकली हुआ क्या, जो रेडक्लिफ, ब्राउन, मैलिनोस्की थे, ही हैज गिवन सम पोस्टुलेट्स। कुछ इन्होंने बेसिस दिए थे कि देयर आर 3 पोस्टुलेट्स। First is postulates of functional unity. Second, postulate of universal functionalism. And third is postulate of indispensability. बेसिकली ये जो थीसिस बना रहे थे, थीसिस इन्होंने जो बनाई थी, ये क्या हो रही थी, इन्होंने बोला, मैंने आपको बताया ना अभी कि इन्होंने क्या बोला कि अपनी थीसिस को स्वयं ही इन्होंने बोल दिया, हम कह रहे हैं ना, मान लो आप, राइट। तो ये इन्होंने 3 पोस्टुलेट दे दिए, दैट पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल यूनिटी, यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म एंड इंडिस्पेंसिबिलिटी। क्या हुआ? कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है आपका? क्या? हाँ, अच्छा, मलेरिया वाला था। कैसे आइडेंटिफाई किया? ओके, अच्छा, बायोलॉजी है आपका? ओके, आर यू श्योर डेंगू वाला नहीं था? हाँ, नहीं, दिन में अगर मच्छर काटता है तो वो डेंगू ही होता है। ब्लैक है तो डेंगू का है, और व्हाइट ये बोल रही है तो मलेरिया का। एक नई चीज सीखी। डेंगू इज मोर डेंजरस। डेंगू के इफेक्ट अभी नहीं दिखेंगे, लेकिन 2-3 मंथ्स और 6 मंथ बाद इतने इफेक्ट दिखेंगे आपको कि परेशान हो जाओगे। बॉडी इतना पेन करती है ना, और इवन आपकी ओल्ड एज तक, यंग यूथ में भी आपको लगा कि कितनी बॉडी, एक एक बॉडी का पार्ट पेन करता है। यस, डेंगू इज मोर डेंजरस। क्लियर? 3 postulates is clear. First, let's discuss one by one. यहां तक क्लियर? फर्स्ट इज फंक्शनल यूनिटी। फंक्शनल यूनिटी की ये बात करते हैं, दैट सबसे पहले ये कह रहे हैं कि सोसाइटी, अर्लियर सोसाइटी वर होमोजीनियस सोसाइटी, राइट। पीपल वर लेस सिविलाइज्ड और नो सिविलाइज्ड, राइट, सिविलाइज्ड नहीं थे। एजुकेशन वर नॉट देयर, रिलीजन डोमिनेटेड सोसाइटी, राइट, किंग वाज द सुप्रीम। तो सोसाइटी में हर कोई चीज क्या मान रहा था, एक्सेप्टेंस बहुत इजीली हो रहा था। प्रेजेंट सोसाइटी क्या है? प्रेजेंट सोसाइटी आपकी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, राइट, सिविलाइज सोसाइटी है, एजुकेशन, लोगों को नॉलेज है, अवेयरनेस हाई है, राइट, लोगों को राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में अवेयरनेस है। दैट मीन्स, तो ये बात कर रहे हैं कि जब अर्लियर थिंकर मैलिनोस्की वगैरह बोल रहे हैं दैट इट इज अ फंक्शनल यूनिटी, तो फंक्शनल यूनिटी दैट मीन्स एवरीथिंग इज फंक्शनल। कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल बिलीफ सिस्टम या रिलीजन। रिलीजन मैंने अभी आपको थोड़ी देर एग्जाम्पल दिया, क्या रिलीजन फंक्शनल है सोसाइटी में? ओनली फंक्शनल? नो, रिलीजन कैन बी फंक्शनल एज वेल एज डिसफंक्शनल। तो मर्टन्स यही कह के क्रिटिसाइज कर देते हैं दैट यू आर सेइंग इन फर्स्ट पोस्टुलेट दैट एवरीथिंग इज फंक्शनल इन द सोसाइटी। इट इज रॉन्ग, everything is not functional in the society.
फॉर एग्जाम्पल रिलीजन एक्ट एज बोथ फंक्शनल एज वेल एज डिसफंक्शनल। रिलीजन आपका सोसाइटी में यूनिटी भी लेकर आता है, लेकिन उसके साथ साथ सोसाइटी में डिसयूनिटी और डिसइंटीग्रेशन भी लेकर आता है। क्लियर? देन ये बात करते हैं पोस्टुलेट ऑफ यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म। यहां फर्स्ट इज क्लियर? क्वेश्चन पूछो। फर्स्ट वाला बोल रहे थे कि रिलीजन जो है सोसाइटी में, एग्जाम्पल है रिलीजन जो है सोसाइटी में, रिलीजन एक्ट एज अ फंक्शनल एज वेल एज डिसफंक्शनल। सोसाइटी रिलीजन एक्ट एज बोथ इंटीग्रेशन एज वेल एज डिसइंटीग्रेशन। सोसाइटी को जोड़ भी रहा है, आप देख रहे हो हिंदुत्व के नाम पे कितने सारे लोग जुड़े, और सोसाइटी को रिलीजन तोड़ भी रहा है, हिंदू मुस्लिम डिसयूनिटी। यस, तो रिलीजन दोनों काम कर रहा है। और मेलिनोस्की क्या कह रहे थे, मेलिनोस्की और रेडक्लिफ ब्राउन, कि नहीं, इट इज अ फंक्शनल यूनिटी। जो फंक्शंस है सोसाइटी में, जो सोसाइटी है वो कैसे है, सिर्फ यूनिटी, फंक्शंस के काम, मतलब पॉजिटिव काम कर रहा है, सिर्फ फंक्शनल है, डिसफंक्शनल नहीं है। दैट मीन्स सोसाइटी का कोई भी फंक्शन हो रहा है वो सिर्फ यूनिटी लेकर आ रहा है, डिसफंक्शनल नहीं। डिसफंक्शनल वो बात ही नहीं करते। मर्टन उनको क्रिटिसाइज करते हैं बाय सेइंग दिस कि एक सिर्फ फंक्शनल नहीं है, वो डिसफंक्शनल भी है। ये रेडक्लिफ ब्राउन और आपके मेलिनोस्की थे, उन्होंने कुछ अपने ही पॉइंट दे दिए थे, इन बेसिस पे वो उन्होंने थीसिस बनाई थी। तो और ये पोस्टुलेट इनको इसलिए बोला गया कि कोई प्रूफ नहीं था, ग्रांट थ्योरी बना दी ना उन्होंने कि सोसाइटी में जो भी है वो फंक्शनल है। तो क्यों पोस्टुलेट बोला गया कि हम बोल रहे हैं ना इसलिए आप मान लो। इनके पीछे क्या था, इनके पीछे कोई रिसर्च नहीं, कोई कुछ नहीं, यार रिसर्च होगी भी तो उसको प्रूफ नहीं कर पा रहे थे, राइट? इसलिए इनको पोस्टुलेट बोला गया। मर्टन ने यही तीनों उठा लिए। मर्टन ने बोला हम आपको बताते हैं कि आप गलत हो, ठीक है? क्रिटिसाइज मर्टन यही कह के। तो फर्स्ट इज क्लियर कि एवरीथिंग, फर्स्ट का कंक्लूजन निकलता है एवरीथिंग इज नॉट फंक्शनल इन द सोसाइटी, देयर इज समथिंग व्हिच इज डिसफंक्शनल आल्सो। क्लियर? यहां तक क्लियर? देन नेक्स्ट, पोस्टुलेट ऑफ यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म। पोस्टुलेट ऑफ यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म मींस कि जो भी चीज है वो यूनिवर्सल, पहले तो उन्होंने बोला कि सोसाइटी में फंक्शनल है, राइट? दूसरा बोल रहे हैं कि जो चीज सोसाइटी में वर्क कर रही है वो क्या है, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल यू वॉच क्रिकेट अगेन क्या फैक्टर कर रहा है, क्रिकेट क्या कर रहा है, लोगों को जोड़ के रख रहा है, ठीक है? लेकिन क्रिकेट सिर्फ जोड़ के रख रहा है, हाँ जोड़ के रख रहा है। क्रिकेट इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तब देखो पूरे इंडिया में क्रिकेट किस तरीके से क्या कर रहा है, हर किसी को जोड़ देता है, अगेन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, जेंडर, यस, सब कुछ एक हो जाते हैं पाकिस्तान के मैच के अगेंस्ट, राइट? ठीक है। ये बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, आई एग्री क्रिकेट जोड़ रहा है, लेकिन क्रिकेट जोड़ने के साथ साथ और जो आपके स्पोर्ट्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस को कम कर रहा है। इंडिया का नेशनल गेम कौन सा है, हॉकी। मीडिया कितना कवर करती है हॉकी को एज कंपेयर टू क्रिकेट? आप लोग में से कितने लोग हो जो हॉकी देखते हो? यस, दैट मींस कहीं ना कहीं तो ये क्या कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म। हर चीज यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म नहीं है। सोसाइटी में अगर एक चीज है तो वो दूसरी की इंपॉर्टेंस को भी कम करती है। इज इट क्लियर? ठीक। तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत है? उसके लिए वी नीड अ नेट बैलेंस। नेट बैलेंस एज इन कि अगर किसी चीज का आप फंक्शंस देख रहे हो तो उसके डिसफंक्शंस भी साथ में देखो, तभी क्या हो पाएगा, सोसाइटी वर्क कर पाएगी। तो फंक्शन डिसफंक्शन दोनों देखोगे तो मिडिल रेंज आ गई फिर से। यस, इसी की बात कर रहे हैं। क्लियर? देन पोस्टुलेट ऑफ इंडिस्पेंसिबिलिटी। इंडिस्पेंसिबिलिटी मींस ये कहते हैं कि सोसाइटी में कुछ फंक्शंस ऐसे भी हैं, जो भी फंक्शनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका क्या है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, एग्री। एग्जांपल दे दो, नहीं दे पाए, आप अपनी चीज को प्रूफ तो करो। मेलिनोस्की ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि सोसाइटी इज जो है पोस्टुलेट ऑफ इंडिस्पेंसिबिलिटी, कि सोसाइटी में अगर कुछ है फंक्शन तो उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मर्टन अगेन क्रिटिसाइज, हाउ कैन यू से अल्टरनेट नहीं है? एजुकेशन,
ट्रेडिशनल सोसाइटी में एजुकेशन, कोई सोसाइटी इज डायनेमिक, एजुकेशन थी, एजुकेशन किससे मिल रही थी ट्रेडिशनल सोसाइटी में? गुरुकुल से। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में वो गुरुकुल चेंज होके किसमें आ गए? स्कूल्स में। आज के टाइम पे वो स्कूल्स चेंज होके किसमें आ गए? ऑनलाइन क्लासेस में। तो अल्टरनेटिव तो निकला कि नहीं निकला? डेफिनेटली अल्टरनेटिव है। सिमिलरली, क्लियर यहां तक? दैट मीन्स अल्टरनेटिव इज देयर, एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में, हर चीज का अल्टरनेटिव है। अगर मैं नहीं पढ़ा रही होंगी यहाँ पे तो कोई और पढ़ा रहा होगा। अल्टरनेटिव इज ऑलवेज रेडी, हमेशा होता है, ठीक है। सिमिलरली अनदर एग्जांपल, वुमेन। वुमेन ट्रेडिशनल सोसाइटी में वुमेन एक्ट एज अ मदर, सारा मदर का रोल प्ले वुमेन कर रही थी, ठीक है। वुमेन वर नॉट वर्किंग। अब वुमेन क्या है प्रेजेंट सोसाइटी में? वर्किंग है। अब वर्किंग है तो वो काम पे जा रही है, बच्चे का टेक केयर कौन करेगा? उसके लिए क्या अल्टरनेटिव निकल के आए? केयर टेकर, क्रैच, नैनीज, दीज आर अल्टरनेटिव। पहले क्या होता था? अरे कौन करेगा काम, लेकिन आज क्या है? अल्टरनेटिव्स आर देयर। यस, ये क्लास नहीं चलेगी, दूसरी क्लास में बैठ लो, अल्टरनेटिव्स आर देयर। तो मर्टन ने इनको यही कह के क्रिटिसाइज किया कि यू आर सेइंग दैट एवरीथिंग इज इंडिस्पेंसिबिलिटी, जबकि ऐसा नहीं है। एवरीथिंग हैव सम अल्टरनेटिव, हर किसी चीज का अल्टरनेटिव है। क्लियर? तो ये तीनों क्लियर हुए पोस्टुलेट, दैट पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल यूनिटी, पोस्टुलेट ऑफ यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म एंड पोस्टुलेट ऑफ इंडिस्पेंसिबिलिटी। दैट मीन्स सोसाइटी में फंक्शंस हैं तो डिसफंक्शंस भी होंगे। सोसाइटी में कोई चीज अगर नथिंग इज यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म एंड नथिंग इज इंडिस्पेंसिबिलिटी इन द सोसाइटी। यस, क्लियर यहां तक? जब यहां तक क्लियर हुआ तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैंने मान लिया, अब मुझे ये बताओ, यहां तक ये ठीक है। तो इन्होंने बोला आप किस चीज को रखोगे फिर फंक्शन में? हाँ, एक तो आपने ये बता दिया कि हु विल डिसाइड, दैट ऑब्जर्वर विल डिसाइड, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज फंक्शन, व्हाट इज डिसफंक्शन, ये कौन डिसाइड, मतलब कैसे रखोगे कि सोसाइटी में ये फंक्शनल है? मतलब फंक्शनल एनालिसिस आप किसी का करोगे तो कैसे करोगे? उन्होंने बोला एक सिंपल सी चीज है, जो सोसाइटी में रेगुलर चीज रूटीन में चल रही है वो सब क्या है आपका, उन सबको आप फंक्शनल एनालिसिस कर सकते हो, उन सबका। सिंपल सा इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आप किन चीजों का फंक्शनल एनालिसिस करोगे, तो सिंपल इन्होंने जवाब दिया जो चीजें सोसाइटी में रेगुलर बेसिस पर है, रूटीन में है, उन चीजों का फंक्शनल एनालिसिस किया जा सकता है। जैसे फैमिली हो गई, मैरिज हो गया, एजुकेशन हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, इन सब का जितनी भी चीजें हैं, कास्ट हो गया, पैट्रियार्की हो गई, मतलब जो चीजें रेगुलर, ये सब चीजें सोसाइटी में रेगुलर है, तो इन सब का आप फंक्शनल एनालिसिस कर सकते हो। फंक्शनल एनालिसिस मतलब फंक्शनल, डिसफंक्शनल, ये सब चीजें आप कर सकते हो, पूरा एनालिसिस की बात, क्योंकि ठीक है। इज इट क्लियर? नाउ ये क्वेश्चन करते हैं, कैन यू स्टडी ओनली डिसफंक्शन? जब आप बोल रहे हो फंक्शन फंक्शन डिसफंक्शन, तो हम अकेला डिसफंक्शन क्यों नहीं स्टडी करते? अकेला डिसफंक्शन भी तो स्टडी करते हैं, कर सकते हैं। ये बोलते हैं अगर आप सोसाइटी में अकेला डिसफंक्शन स्टडी करोगे तो आप सोसाइटी में क्योस क्रिएट करोगे, आप उस चीज की फंक्शनलिटी देख ही नहीं पाओगे, और ये क्या हो जाएगा, रेडिकल अल्ट्रा यूटोपिया ऐसा कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि जिसमें कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ निगेटिव निगेटिव, और क्या निगेटिव चीजें हर चीज की बता के सोसाइटी में वो कहाँ वर्क कर पाएगी, फंक्शन कर पाएगी? नहीं। दैट मीन्स एवरी कॉइन हैज अ टू एस्पेक्ट। सिमिलरली हर चीज, सिमिलरली इसको अप्लाई करो फंक्शन में, तो कोई भी आप एक्ट कर रहे हो उसके दो फंक्शंस तो होंगे, वन इज फंक्शनल, अनदर इज डिसफंक्शनल। तो मर्टन बार बार इसी की बात करते हैं, और यही मर्टन को अदर थिंकर से सेपरेट बनाता है कि एक है फंक्शनल जो सभी बोल रहे थे, लेकिन सिर्फ फंक्शनल नहीं होता, सोसाइटी में क्या होता है, डिसफंक्शनल भी होता है। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? बस इतना बताओ। क्लियर? ठीक। जब इतना सब कुछ बताया, फिर ये बोलते हैं कि अब बात करते हैं, हम फंक्शनल हो गया, समझ आ गया क्या है, अब ये बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट देयर आर टू फंक्शंस इन द सोसाइटी, फर्स्ट इज लेटेंट फंक्शन एंड सेकंड इज मैनिफेस्ट फंक्शन, जिसकी इनकी थीसिस थ्योरी है फर्स्ट।
नोट्स मिल गए आप सबको? Merton has given this theory, latent function and manifest function. ठीक है, Merton कहते हैं manifest function. Manifest function are those function which are observable, जो आप देख सकते हो. Manifest function are those function which are observable, which are intent, जो आप एज्यूम कर रहे हो कि हाँ ये होगा. मतलब कोई भी काम आप यूपीएससी कर रहे हो, आपका एजम्पशन क्या है कि हमारा पेपर निकलेगा. ये आपका क्लियर है? तो इसी की बात कर रहे हैं कि ये क्या हो गया, आपका ऑब्जर्वेबल है, ये आप इंटेंड कर रहे हो. राइट? देन ऑब्वियस, मतलब वो सारी चीजें जो आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर पाओ, आप इंस्टिंक्ट, आपकी जो इंटेंट, आपका ऑब्वियस, जो भी चीजें, जो आपका प्राइमरी गोल, इसको ये भी कह सकते हैं, जो प्राइमरी गोल है आपका, वो क्या हो गया आपका मैनिफेस्ट फंक्शन. ठीक है? एज कंपेयर टू दिस, कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मैनिफेस्ट के अलावा आप जो चीजें आपने एज्यूम नहीं की होती वो भी होती हैं. राइट? वो सारी होती है आपकी लेटेंट फंक्शन. लेटेंट फंक्शन नॉन ऑब्जर्वेबल होगा, अनइंटेंटेड होगा, नॉन ऑब्वियस होगा. ये क्या होंगे आपके लेटेंट फंक्शन. राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने सी देखा हुआ है. सी में जब आप पत्थर डालते हो या जो भी चीजें, आपने आइसबर्ग देखी हुई है. आइसबर्ग नीचे कितनी डीप होती है, लेकिन आपको कितना दिख रहा होता है, सिर्फ थोड़ा सा. दिस इज योर आइसबर्ग. ऊपर जो दिख रहा है दैट इज योर मैनिफेस्ट फंक्शन, और जो नीचे का ये आपको जो दिख नहीं रहा है दैट इज योर लेटेंट फंक्शन. यस और नो? सिंपल सी चीज है. जो चीज को आपने यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट की टू क्रैक दिस एग्जाम टू बिकम एन आईएएस, सिंपल, दिस इज योर मैनिफेस्ट फंक्शन. क्लियर? देन अब इसलिए तो स्टार्ट की, इसके बहुत सारी चीजें ऐसी भी थी जो आपको नहीं दिख रही होंगी. आपकी नॉलेज बढ़ रही है. यस, नॉलेज बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? ठीक है. नॉलेज बढ़ने के साथ साथ और क्या हो रहा है, अगर आपकी सोसाइटी में प्रेस्टीज बढ़ेगी, बहुत सारी चीजें, ये क्या हो गई आपकी लेटेंट फंक्शन. लेकिन कार्ल मार्क्स, मर्टन बात कर रहे हैं डिसफंक्शन भी है. राइट? तो डिसफंक्शन, लेटेंट, कई सारी ऐसी डिसफंक्शन भी होंगे जो आपको नहीं दिख रहे हैं. अगर यूपीएससी का सिलेक्शन नहीं हुआ तो डिसफंक्शन कभी सोचे क्या होंगे? राइट? एंजाइटी, डिप्रेशन, सोशल स्टेज, सोशल प्रेस्टेज, ये सब धीरे धीरे डाउन, सोसाइटी से आइसोलेशन, एलिनेशन, ये सब आने लगेगा. तो दैट मीन्स ये प्रिपरेशन का जो डिसीजन है उसके फंक्शंस भी थे, डिसफंक्शंस भी थे, और उसके लेटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शन भी थे. तो हर चीज में तीन चीजें याद रखना. सिंपल, यहां तक क्लियर? मैनिफेस्ट फंक्शन आर दोज फंक्शन विच यू आर इंटेंडेड, जो आप इंटेंड कर रहे हो और विच कैन बी ऑब्जर्व डायरेक्टली. ठीक है? लेटेंट फंक्शन विच कैन नॉट बी ऑब्जर्व डायरेक्टली. ठीक है? वो लेटेंट फंक्शन. जनरल जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मैनिफेस्ट फंक्शन देख के रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं. दैट्स व्हाई वी नीड सोशोलॉजिस्ट, क्योंकि सोशोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, कॉमन सेंस पे हम एजम्पशन निकाल रहे हैं, दैट इज योर मैनिफेस्ट. लेकिन सोशोलॉजिस्ट उस कॉमन सेंस पे रिसर्च करके, साइंटिफिकली प्रूव करके तब आगे थीसिस देता है, दैट इज योर लेटेंट ऑल्सो. तो दैट इज व्हाई वी नीड सोशोलॉजिस्ट टू स्टडी लेटेंट फंक्शन. इज इट क्लियर? तो मैनिफेस्ट फंक्शन जो ऑब्जर्व हो रहा है और लेटेंट फंक्शन जो ऑब्जर्व नहीं है. राइट? मर्टन थे. यस, हाँ. तो एक तो हो गया आपका एक हो गया आपका मैनिफेस्ट फंक्शन. क्लियर?
दूसरा हो गया आपका लेटेंट फंक्शन, तीसरा हो गया आपका लेटेंट डिसफंक्शन। लेटेंट मैनिफेस्ट फंक्शन, मैनिफेस्ट फंक्शन हो गया आपका जो चीज आपको दिख रही है और वो पॉजिटिव काम कर रही है। लेटेंट फंक्शन जो चीज आपको दिख नहीं रही है लेकिन पॉजिटिव काम कर रही है। लेटेंट डिसफंक्शन जो चीज आपको दिख नहीं रही है लेकिन निगेटिवली काम कर रही है, दैट इज योर डिसफंक्शन। क्लियर यहां तक? मैनिफेस्ट नहीं, आपने यूपीएससी स्टार्ट की तो आपको वो कुछ था इसका निगेटिव नहीं, आपको सिर्फ पॉजिटिव ही दिख रहा था, तो मैनिफेस्ट का कुछ निगेटिव नहीं। निगेटिव बस यहां आएगा लेटेंट, हमें पता ही नहीं। इज इट क्लियर? चलो बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे अपन इस पे आराम से। अभी यहां तक क्लियर? क्लियर? ठीक। हमने बात की थी मेलिनोस्की। मेलिनोस्की ने कौन सी स्टडी की थी? अब ये मत बोलना नाम याद नहीं है। कौन सी सोसाइटी, कौन सी स्टडी की थी? टॉब्रियल आइलैंड किया था स्टडी। क्लास में याद इसलिए कर लो क्योंकि अब मैं बोल रही हूं तो रिवाइज भी होता जाएगा। डुरखाइम ने किसको स्टडी किया था? अरुंता ट्राइब ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये एग्जाम में ये लिखने होते हैं आपको यार, यही तो है, राइट? तो अब ये भी स्टडी कर रहे हैं मर्टन। तो मर्टन ने कौन सी सोसाइटी को स्टडी किया? होपी इंडियंस भी बोलते हैं, होपी ट्राइब्स भी बोलते हैं इनको, और रेड इंडियंस भी बोलते हैं फ्रॉम अमेरिका। इनको स्टडी किया है, होपी इंडियंस और अमेरिका बोल रही हूँ, इंडीज कहां से आ गया? क्या कहना चाह रहे हो, समझ नहीं पा रहे। ओके, इन्होंने अमेरिका की ट्राइब थी, उनको स्टडी किया और उनको स्टडी करके इन्होंने मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शन के बारे में बात की। कैसे स्टडी किया? ये स्टडी कर रहे थे, इन्होंने देखा कि होपी ट्राइब क्या कर रहे हैं। होपी ट्राइब आपस में मिल रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं। किसके लिए? वर्शिप नहीं, डांस कर रहे हैं। किसके लिए? टू अपीज द रेनफॉल हो जाए, बारिश हो जाए, उसके लिए, राइट? लेकिन ये उनका, और वो बारिश हो या ना हो, लेकिन सब मिलके जब डांस वांस कर रहे होते हैं वो बहुत खुश होते हैं, राइट? तो उसके लिए ये बोलते हैं कि उनका मैनिफेस्ट फंक्शन क्या है कि वो बारिश के लिए, टू अपीज द रेन। लेकिन इनका लेटेंट फंक्शन क्या है? सॉलिडेरिटी। एग्जैक्टली, सब लोग आपस में क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं, राइट? ठीक है। देन सिमिलरली यू बाय अ कार, आप एक गाड़ी परचेज करते हो, किस लिए करते हो? मैनिफेस्ट फंक्शन क्या है? ट्रेवलिंग में आरामदायक हो, कंफर्टेबल हो, राइट? उसका लेटेंट फंक्शन क्या होगा? इट विल शो योर स्टेटस। यस, कि भाई इनके पास बाइक थी लेकिन मैंने कार खरीद ली तो मेरा स्टेटस हाई हो गया। यस, तो वो मैनिफेस्ट फंक्शन। तभी तो गाड़ी ली आपने। गाड़ी क्या सोच के ली कि हमारी फैमिली में 5 लोग हैं, हम एक साथ नहीं जा पाते हैं, और जाते भी हैं तो बस वगैरह से जाते हैं, बहुत फेयर लगता है, तो बेसिकली ऑल थिंग्स रिलेट टू कंफर्ट, राइट? तो हमने कंफर्ट के लिए कार ले ली, ठीक है? अब इससे आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? दैट इज योर लेटेंट फंक्शन, आपका सोशल स्टेटस बढ़ा हुआ है, राइट? सिमिलरली हम बात करें जो स्लेवरी थी साउथ इंडिया में, जो इंडिया नहीं, साउथ में जो स्लेवरी वगैरह हो रही थी उस टाइम पे, तो वो स्लेवरी का मैनिफेस्ट फंक्शन क्या था? लेबर स्लेवरी का मतलब लेबर, थोड़ा इंक्रीज प्रोडक्शन आप, हाँ? स्लेवरी, लेबर क्लास, वर्किंग क्लास, ये सब थे, इनका मैनिफेस्ट फंक्शन क्या था?
मोर प्रॉफिट, दैट मीन्स इंक्रीज प्रोडक्शन। मैनिफेस्ट फंक्शन यही तो था, ठीक है। इनका लेटेंट फंक्शन क्या था? ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन तो हो ही रहा था। लेटेंट फंक्शन था इनका कि दोनों के बीच में जो इनइक्वालिटी है वो क्या रहे, एग्जिस्ट रहे। अब भी बोलोगे आप डिसफंक्शन, डिसफंक्शन इसलिए नहीं है ये क्योंकि उस टाइम पे इनइक्वालिटी थी, एग्जिस्ट हो रहा था, रिच रिच पुअर पुअर, तो उनके बीच की चीज को मेंटेन करने के लिए इनडायरेक्टली मेंटेन हो रही थी, तो लेटेंट फंक्शन। यस, एक अनदर एग्जांपल लेती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। इसमें फंक्शन डिसफंक्शन सब बताना। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने देखा कि पॉपुलेशन बर्थ रेट क्या है, बहुत लो है, ठीक है। बर्थ रेट लो है तो इसको बढ़ाना चाहिए, अदरवाइज पॉपुलेशन जो हमारी है वो नहीं बढ़ पा रही है। तो क्या करे, गवर्नमेंट ने बोला कि चाइल्ड बर्थ पे क्या मिलेगा आपको, 10,000 रुपीज मिलेंगे पर चाइल्ड बर्थ पे, ठीक है। जब 10, सिर्फ स्टेटमेंट ध्यान रखना, 10,000 रुपीज पर चाइल्ड बर्थ, ये एक उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है। जिनके पास कुछ नहीं है उनके लिए 10,000 रुपए बहुत हो गए। आज लगता है कुछ नहीं है, बट देखो आप कितने, चलो उसको 1 लाख कर लो, ठीक है। अब खुश, क्लियर, बहुत है 1 लाख रुपए, क्योंकि आप देखो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में तो सिर्फ 6,000 मिल रहे हैं भाई, 1 लाख तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट दिया कि कि जो भी चाइल्ड बॉर्न होगा, हर चाइल्ड बॉर्न पे हम 1 लाख रुपए देंगे, ठीक है। अब इसका फंक्शन बताओ, दैट टू मैनिफेस्ट फंक्शन। पॉपुलेशन विल इंक्रीज, क्लियर, पॉपुलेशन विल इंक्रीज, ठीक। लेटेंट फंक्शन क्या होगा, सोचो। फ्यूचर का वर्कफोर्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। वो तो आप फ्यूचर का वर्कफोर्स तो आप तब देख रहे हो जब बच्चा बड़ा होगा, हो सकता है किसी डिसीज हो जाए तो IMR भी बढ़ जाए अननेसेसरी का। जब IMR बढ़ जाएगा फिर क्या करोगे आप? तो अभी जब गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला, उसके साथ इसका लेटेंट फंक्शन क्या होगा, रिलेट करो। सरकार का लोड बढ़ जाएगा, मैटरनल हेल्थ, वो डिस्फंक्शन नहीं हुआ, वो तो डिस्फंक्शन हो गया। जो चीजें निगेटिव जा रही हैं, खर्चा बढ़ जाएगा, ये सब चीजें। अच्छा ये सब छोड़ो, पॉजिटिव बताओ क्या क्या होगा। एक तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, निगेटिव क्या था, निगेटिव बताओ क्या था, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, MMR इंक्रीज होगा, और बताओ रिसोर्सेज खत्म, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, ठीक है। पॉजिटिव में एक ही आया आपके पास, कुछ भी, अब तो बस लिंक करना है। पैसे मिल रहे, ठीक है। अब आप सोचो, गवर्नमेंट ने स्कीम दी है कि हर बच्चे पे 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, बच्चा बॉर्न हुआ, बच्चा बॉर्न हो रहा है तो बच्चे से रिलेटेड चीजें भी तो बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी। डायपर वालों को फायदा होगा कि नहीं होगा, बच्चों से रिलेटेड मेडिसिन को फायदा होगा कि नहीं होगा, क्रैच बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, यस। तो ये, हाँ, कैसे एक्सप्लॉयटेशन हो गया, प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना, डायपर्स वगैरह इनका प्रोडक्शन बढ़ेगा कि नहीं, क्योंकि नीड आ गई भाई, नीड आ गई तो इनका प्रोडक्शन, बच्चे होंगे तो उनके लिए डायपर नहीं चाहिए। अभी सिर्फ हम लेटेड फंक्शन देख रहे हैं, अभी यहां तक ही देखो बस। जितना ज्यादा होगा उतना प्रोडक्शन ही तो बढ़ रहा है। सरकार दे तो रही है 1 लाख रुपए, उन बच्चे के टेक केयर के लिए सरकार 1 लाख तो दे रही है, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो उससे फायदा किसको हो रहा है, वो तो नोटिस ही नहीं किया सरकार ने, तो वो लेटेंट फंक्शन हुआ। डायपर्स, बच्चे से रिलेटेड मेडिसिन एंड ऑल, तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज को फायदा, ये सब चीजें हुई लेटेंट फंक्शन, ठीक है। तो पॉजिटिव थे दोनों, एक था इंटेंडेड जो एक्चुअल था, और इससे जब पैसा मिलेगा तो इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। इनके पास कुछ नहीं था, उनको 1 लाख रुपए मिल गया, कितना बड़ा अमाउंट हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, ये क्या हो गया इनका लेटेंट फंक्शन हो गया, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड डायपर, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पे लेटेंट डिसफंक्शन। डिसफंक्शन क्या होगा,
गवर्नमेंट, ये सब तो है ही है, इसके अलावा और क्या होगा सोचो। अब जाओ लॉन्ग में जाओ, डिस्फंक्शन थोड़ा लंबा सोचो, ये तो है ही है, सोचो। अच्छा एक और चीज, ये अब यहाँ पे थोड़ा सोचने वाली बात है। आपने बोला गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर निगेटिव कैसे हो सकता है? क्योंकि गवर्नमेंट कोई स्कीम बना रही है तो वो तो सोच समझ के बना रही है ना, फिर इसको निगेटिव में काउंट कैसे कर सकते हो? अगर निगेटिव होता तो गवर्नमेंट उसको बढ़ाती ही नहीं। हाँ नहीं, वो सब आएगा, आई एग्री, ठीक है। हाँ ये हो सकता है कि 1 लाख के लिए बार बार मदर को प्रेशर किया जाए टू प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन, है ना, ये ठीक है। और बताओ और क्या हो सकता है? जब इन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई है क्या कि 2 बच्चे या 3 बच्चों तक ही? नहीं। तो पहली बात तो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, दूसरी बात इन्होंने एज गैप वगैरह जो कुछ ऐसा नहीं बताया। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ पॉपुलेशन स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू चिल्ड्रन बहुत फास्ट इंक्रीज होगी। जब बहुत फास्ट इंक्रीज होगी तो कहीं अपन कह सकते हैं ये चीज दैट पॉवर्टी विल ऑल्सो इंक्रीज, यस और नो? भाई अपर क्लास 1 लाख के लिए बच्चे प्रोड्यूस तो नहीं करेगी, नहीं करेगी, तो बच्चे कौन प्रोड्यूस कर रहा है? लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास। लोअर मिडिल क्लास पहले ही पॉवर्टी में है, उनके पास खाना खाने तक के पैसे नहीं है, उस पैसे को यूज कर रहे हैं, लेकिन बच्चे बार बार इस पैसे के लिए, पैसे खत्म हो जाए फिर बच्चा कर लो, पैसे खत्म हो जाए फिर बच्चा कर लो, होगा ये प्रोसेस? क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया, कोई लिमिट नहीं रखी है। जब लिमिट नहीं रखेंगे तो पॉवर्टी इंक्रीज होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। दैट इज कंसीडर योर लेटेंट डिस्फंक्शन। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। लेटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शन समझ आया? चलो बताओ इसका लेटेंट फंक्शन, मैनिफेस्ट फंक्शन और लेटेंट डिसफंक्शन बताओ, तीनों चीजें बताओ, कॉपी पे लिखो, बताओ। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी सीए। बताओ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। पहले सोचो 2 मिनट, फिर अपन इस पे बात करेंगे। ये पानी कैसा है? कब का रखा है? तो अभी तो ये पी रही हूँ मैं, ये भी ठीक है ना? गिलास नहीं है लेकिन, अब मत लाओ, पर ध्यान रखा करो। बातें नहीं करो, सोचो इसको क्या होगा। अब तो समझ आ गया ना लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन। क्वेश्चन यही पूछा जाता है पेपर में। यूपीएससी ये नहीं पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन। अब लेटेंट मैनिफेस्ट फंक्शन समझ आ गया, ट्राई टू अप्लाई इट। यूपीएससी ये पूछता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, बताओ इसका मैनिफेस्ट फंक्शन बताओ, किस लिए दिया गया था? वो ये नहीं पूछ रहा है कि है क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, मैनिफेस्टेशन क्या है? सेफ गार्ड किया जाए, तो ये एम था, ठीक है। हम क्यों फालतू में, जनरल बात कर रही हूँ, हम क्यों फालतू में, ठीक है वो कम्युनिटी है उससे आएगी, हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी, ये सब चीजें होंगी, क्यों हम इतना सोच रहे हैं? पहले इंडिया में जो रिसोर्सेज है, पहले इंडिया की पॉवर्टी दूर कर लें, एक कॉन्सेप्ट ये भी तो आएगा ना, तो फिर क्यों सोचें हम? ठीक, दैट मीन्स मैनिफेस्ट फंक्शन इसका क्या हो गया, जो लोग हैं, जो रिलीजियस माइनॉरिटी है, उनको क्या करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, यही एम था। दैट मीन्स अब इसको लिंक कम कर सकते हैं कि क्या तरीका हो गया। एक तरीका ये हो गया मैनिफेस्ट फंक्शन निकालने का कि जो मैनिफेस्ट फंक्शन क्या हो गया, जो जिस चीज का पूछा जा रहा है उसका एक्चुअल एम या ऑब्जेक्टिव, दैट मीन्स हमारा इंटेंशन
और हम जिस चीज को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं डायरेक्टली वही आपका मैनिफेस्ट फंक्शन होगा। यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो आया था एक्ट, उसका एम क्या था? सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, रिलीजियस माइनॉरिटी परसिक्यूटेड हुई थी उनको, राइट? तो मैनिफेस्ट फंक्शन इज क्लियर। अब इसकी बात करो लेटेंट फंक्शन। लेटेंट फंक्शन क्या होगा इसका? वो बाहर चले जाएंगे, फेंक दीजिए। वो डिसफंक्शन हो गया भाई, मैं फंक्शंस की बात कर रही हूँ। लेटेंट फंक्शन, लेटेंट अच्छा हुआ, उससे इंडिया की ग्लोबल इमेज निगेटिव जाएगी कि पॉजिटिव जाएगी? सुनो, जो एक्ट हुआ मैनिफेस्टेशन में उसका लेटेंट, ये हमने एक्ट किया, इस एक्ट से क्या इमेज होगी? हमने सोचा नहीं था हमारी इंटरनेशनल इमेज ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे एज अ ह्यूमैनिटेरियन इंक्रीज होगी, होगी या नहीं होगी? ये हो गया। इसके पास ये जो आए हैं तो उससे कहीं ना कहीं अब ये काम किसमें करेंगे? एज अ लेबर काम करेंगे, तो हमें लेबर के लिए काम करने वाले लोग भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। तो लेटेंट मतलब जो भी चीजें जो हमारा इंटेंट नहीं था लेकिन हो रही हैं, वो सब किसमें आ गई? आपकी लेटेंट फंक्शन में। ठीक है, हाँ। अब बात करें लेटेंट डिसफंक्शन। डिसफंक्शन क्या होगा बताओ? यस, थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी, थ्रेट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। क्योंकि इससे क्या हुआ? अप्रोक्सीमेट करोड़ में लोगों को सिटीजनशिप मिली, उससे क्या हुआ? यहाँ पे जो लॉ और ऑर्डर मेंटेन था उसमें दिक्कत आएगी, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट आएगा कि नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा। क्लियर? क्लियर हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, क्लियर? एक्चुअली पॉलिटी में सीए ही लिखते हैं ना बार बार, तो वही है, वही आदत है। इज इट क्लियर? एक और दूं एग्जांपल, करोगे? सॉल्व करो तो समझ में आए ना। करप्शन, बताओ करप्शन की तीनों चीज। ये क्वेश्चन आ चुका है करप्शन से रिलेटेड। ग्रीस ऑफ इकोनॉमी, बिल्कुल। ग्रीस ऑफ इकोनॉमी मतलब क्या हुआ इसका? जो एक्स मतलब, हाँ हाँ बोलो बोलो। ग्रीस है, इसके साथ साथ ये भी कह सकते हो कि क्या हो रहा है जब आप करप्शन से, एक हेल्पफुल ये भी है, जो काम करने में एक दिक्कत आ रही है, एक लंबा प्रोसेस हो रहा है काम का, वो इसकी वजह से क्या हो रहा है? थोड़ा फास्ट हो जाता है। यस, आधार कार्ड, आधार, हाँ नहीं नहीं, डिसफंक्शन ज्यादा है, बट ऐसा मैंने क्या बोला, मर्टन के अकॉर्डिंग बात करें तो मर्टन के अकॉर्डिंग अगर आप सिर्फ डिसफंक्शन पढ़ रहे हो, दैट मीन्स आप क्या बात कर रहे हो? सिर्फ निगेटिव निगेटिव, दैट इज रेडिकल, अल्ट्रा रेडिकल यूटोपिया, राइट? उसकी तो बात करनी ही नहीं है। मर्टन बोल रहे हैं कि हम क्या पढ़ेंगे, हम लेटेंट और मैनिफेस्ट दोनों पढ़ेंगे साथ में, इसलिए मर्टन इसकी बात करते हैं मिडिल रेंज की। ठीक है, तो मैनिफेस्ट फंक्शन इन्होंने बताया, अब आप बताओ लेटेंट फंक्शन क्या होगा? बाकी लोग भी करप्शन को बढ़ावा देंगे, ठीक है, और क्या होगा? इनइक्वालिटी बढ़ेगी। सब डिस्फंक्शंस में ये कह सकते हो कि एक इंसान देख रहा है कि भाई मेरा आधार नहीं बन रहा, और लेकिन उसने बनवा लिया थोड़े पैसे देके, दूसरा भी इससे इन्फ्लुएंस हो जाएगा, राइट? तो इन्फ्लुएंसिंग कैपेसिटी विल इंक्रीज, यू कैन से, ठीक है। बेस, हाँ, स्टेटस नहीं, इसमें आप ये चीज कह सकते हो कि लेटेंट जो फंक्शन जो दिख नहीं रहा है, बेसिकली करप्शन कौन कर रहा है? करप्शन, करप्शन जो कर रहे हैं, ये करप्शन डिस्फंक्शनल बोला है, तो ये जो मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है उसके लिए तो डिस्फंक्शनल है,
राइट। उनका तो कुछ फायदा हो ही नहीं रहा, क्यों? क्योंकि उनका अगर आधार नहीं बन रहा तो उनके पास तो पैसे ही नहीं है देने के लिए, समझ रहे हो। और जो आपके अपर क्लास है उनका आधार एक फोन पे ही बन जाता है, उनको जाने की जरूरत नहीं, राइट। और जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास, उनके पास कोई सोर्सेज नहीं है, लेकिन दे हैव अ मनी, तो वो अपना पैसा, करप्शन तो यही क्रिएट कर रहे हैं ना, ये क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि इनको काम कुछ पैसा कराना है तो ये पैसे इनको दे रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल अथॉरिटी पे तो ये बैठे हैं, राइट। ये हो गए बड़े बड़े बिजनेसमैन, ये इनको पैसा दे रहे हैं, काम तो यहां से हो रहा है ना। यस, तो डिसफंक्शनल है किसके लिए? लोअर क्लास के लिए, और उससे नुकसान किसका हो रहा है? लोअर क्लास का, गरीब और गरीब होता जा रहा है। इनइक्वालिटी बढ़ रही है, दैट इज ट्रू, डिसफंक्शनल है, इनइक्वालिटी बढ़ रही है। नहीं, अपर मिडिल क्लास अमीर हो रही है, गरीब और गरीब इसलिए हो रहा है, इसके पास पैसे नहीं है आधार कार्ड बनवाने के, लिंक, ट्राई टू लिंक। अब आधार कार्ड बनवाने के पैसे नहीं है, बिना आधार के क्या नहीं मिलेगा? राशन नहीं मिलेगा। और उसके पास जो राशन नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि राशन कार्ड नहीं है। तो अब वो राशन कहां से खरीदेगा? वो राशन खरीदेगा मार्केट से, तो पैसा कहां जा रहा है उसका? इसलिए बात कर, कार्ल मार्क्स की थ्योरी भी तो लिंक करो। कार्ल मार्क्स यही तो कहता है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। इसके साथ एक कॉन्सेप्ट, हाँ जी, टेक 5 मिनट ब्रेक, देन वी विल कंटिन्यू द क्लास। एसी क्या कर दूं? डियर, यहाँ आके हालत देखो, 10 मिनट यहाँ बोलो। नहीं, सच में यहाँ तक आ नहीं पाता है वो, आराम से। अच्छा, मैं दे दिया करूं? हाँ, मतलब मैंने आप लोगों को बोला, मैंने क्यों बोला बताती हूँ। मैंने आप लोगों को इसलिए बोला जिससे आप एटलीस्ट उसके बहाने PYQs देखोगे, और अगर मैं ही दे दूंगी तो आप PYQ खोलोगे कैसे? टॉपिक वाइज? अरे भाई, मेरे से बुक ले लो, अगर नहीं है तो। कैसी बातें कर रहे हो टॉपिक वाइज? प्रॉपर टॉपिक वाइज, एक तो सॉल्व है, एक अनसॉल्व है, दोनों है, कुछ भी उठा लो आप मार्केट से। अनसॉल्व उठा लो, इतनी मोटी थोड़ी सी है इसमें। मेरी 2022 या 22 तक की है, लास्ट ईयर की है, 23 तक की आप उठा लोगे तो 23 का पेपर भी आ जाएगा। मार्केट में अनसॉल्व लो, सॉल्व मत लेना, अनसॉल्व लो, कोई सॉल्व बहुत ही घटिया है। अनसॉल्व लो, और अनसॉल्व से देखो, जैसे लेटेंट मैनिफेस्ट फंक्शन हुआ, इसका क्वेश्चन उठा के पहले समझो टॉपिक को, देखो क्या क्या लिख सकते हो, हर चीज तैयार करो पूरे तरीके से, फिर वो करो उसका वन क्वेश्चन। तो वो तो आपको, देखो, मैं एक क्वेश्चन दे भी दूंगी उससे फर्क नहीं पड़ेगा। उसका रीजन ये है, मैं एक क्वेश्चन क्यों कह रही हूँ, मेरा लिखने का देने का मतलब ये था कि इस बहाने आप PYQs देखोगे तो, वरना जेन्युइनली आपने PYQs देखे हैं, सच बोलना बहुत ही कम। इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर क्वेश्चन भी क्लास में मैं ही दे दूंगी तो आप वो भी देखना बंद कर दोगे। आप लिखो, मैं चेक करूंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Six. I am from general category. Attempt has been exhausted. अब जले पे नमक मत छिड़को यार। जब मेरी गलतियां, मेरे लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में बैक टू बैक CSET नहीं निकला, दैट 2.66 मार्क्स। इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। When I was fully prepared for my interview, उस टाइम बैक टू बैक 2 साल, इसके आगे कोई सवाल नहीं। ये बहुत ही गंदा पार्ट होता है लाइफ का, इसलिए मैं बोलती हूँ, नहीं तो सीखने की गलतियां बता रही हूँ ना। CSET को लाइटली मत लेना। बीइंग अ इंजीनियर आप सोच सकते हो, फिर समझ में आया कि कुछ साथ के IITian थे, उनका भी नहीं निकला। बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनका नहीं निकला, प्रॉब्लम ये है कि आप, क्या होता है ना, मैं हमेशा कहती हूँ, देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। हमें लगता है हम सॉल्व कर लेंगे। उस ईयर का CSET इतना गंदा आया था, 22 या 21 की बात है, इतना
इतना घटिया सी सेट था, मतलब इट वाज लाइक जिस टाइम पे जीएस में मेरा स्कोर हमेशा रहा है 120 प्लस, लेकिन सी सेट में हमेशा ऐसे 2 अटेम्प्ट मेरे सी सेट की वजह से वेस्ट हुए थे। स्टार्टिंग का अटेम्प्ट फर्स्ट वेस्ट होता है, आप कोचिंगों में लगे रहते हो, कोचिंग क्लासेस इनमें, दैट इज अ रियल ट्रूथ। आपको आइडिया नहीं होता। जब आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इन 2013-14, तो उसमें ये था कि अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है, यूट्यूब बहुत आ गया है ना, उस टाइम पे नहीं था। टीना ढाबी टाइम पे, उसके बाद से आना स्टार्ट हुआ है यूट्यूब वगैरह। हाँ, 16 के बाद से, 13-14 के टाइम से नहीं था। जब 13-14 के टाइम से नहीं था तो उस टाइम पे क्या है, जो हो आप डिपेंड टीचर पर ही हो, और नया नया माहौल, इतना सब कुछ, हर चीज नया, बीइंग अ इंजीनियर ऑप्शनल भी नया, तो आप उतना नहीं कर पाते हो, कहाँ जाओ क्या करो, तो ये सब चीजें थी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट तो क्लासेस लेने में ही, एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, ये एटीट्यूड था, है ना। अब समझ में आता है कि ठीक है, जितनी क्लास ले ली इनफ, क्लास की नीड ही नहीं है, समटाइम आई फील लाइक इट। तो ये सब चीजें, गलतियां जो हम करते हैं वो यही करते हैं, सी सेट को लाइटली मत लो। प्रीलिम्स में जीएस हार्ड नहीं हो रहा है, कभी जीएस हो जाता है तो कभी सी सेट, वो दोनों में से किसी एक के साथ खेल जाता है यूपीएससी। अभी आप लोगों ने एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया ना, आप शायद आप दे चुके हो, दिया था। प्रीलिम्स के लिए ना एक सबसे बेस्ट जो चीज जो मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट की थी और वो मुझे बेस्ट लगी, अगर वो कर लो तो उससे प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। सी सेट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जीएस की बात कर रही हूँ, जीएस कभी नहीं रुकेगा, उनको भी आ जाने दो। देयर आर एनी थ्री कोर सब्जेक्ट, उन पे कमांड कर लो, एनी थ्री, आपका जीएस कभी नहीं रुकेगा, कभी भी नहीं, एंड यू विल स्कोर 100 प्लस और 120 प्लस। मेरा 120 प्लस आने का रीजन ये था, आपका पॉलिटी, मैं इस ईयर का एनालिसिस ले रही हूँ, बाकी हर साल का देख लेना आप, यही एनालिसिस है। पॉलिटी हर साल क्वेश्चन 25 से 30 आ रहे हैं, पॉलिटी से 20 से 25 तो हर साल आ रहे हैं। हाँ नहीं आईआर इंक्लूडेड, हाँ कर लो तो 30 तो आ ही रहे हैं फिर, है ना। तो हर साल अपन एवरेज 25 क्वेश्चन का लेके चल रहे हैं, ठीक है। दूसरा ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट बहुत छोटा है, 30 क्वेश्चंस एवरी ईयर, रिकॉर्ड देख लो आप, 28, 30, 32 इस तरीके के क्वेश्चन। चलो इसमें भी अपन, और अगर आपको डाउट है तो अपन 25 ले लेते हैं, ठीक है। तीसरा इकोनॉमी ले लो, इकोनॉमी से हर साल 15 क्वेश्चंस हैं अप्रोक्सीमेट, कितना है 65 इंटू 2 130। क्यों मैंने ये स्कोर किया, भी निगेटिव नहीं काउंट किया। इसके अलावा आपके पोर्शन कौन कौन से बचे, हिस्ट्री में 4 सब्जेक्ट है मेजर, इसलिए मैंने हिस्ट्री यहाँ नहीं लिया। हिस्ट्री का भी वेटेज 15 ही जाता है, 10 से 15, लेकिन हिस्ट्री के लिए आपको एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, और वो भी 2-1 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे कि आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। हिस्ट्री पढ़ना तो सब कुछ ही है, हिस्ट्री पढ़ोगे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो सॉल्व कर पाओगे, या 5 तो कर पाओगे, चलो 5। अभी ये तो साइड में रखना, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक 2 क्वेश्चन तो सॉल्व कर पाओगे, मैं सॉल्व करवाने वाले ले रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। और क्या बचा, और अदर का जो करंट लोगे, करंट में बहुत क्वेश्चंस होते हैं, 5 तो सॉल्व कर पाओगे, ओवरऑल यहाँ पे 12 क्वेश्चंस हो गए। इन पे कमांड ऐसी रखो, इन 3 सब्जेक्ट पे, पढ़ तो आप पूरा ही जीएस रहे हो, लेकिन इन 3 सब्जेक्ट पे कमांड ऐसी रखो कि इनका अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो गलत ना हो। सपोज पॉलिटी का अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो 24 सही होने चाहिए आपके, दैट शुड बी योर प्रिपरेशन। मेरी प्रिपरेशन ये होती थी हमेशा, मैं पूरे जीएस वगैरह सब पढ़ती थी, लेकिन मैं कमांड मेरी जो रहती थी वो ऐसी रहती थी, मेरी कमांड। अब इसमें क्या होगा, सपोज इनमें से आपके 65 में से 60 सही निकल गए, 5 गलत भी निकल गए, या 10 गलत भी निकल गए, जबकि निकलने नहीं चाहिए, क्योंकि कमांड आपकी ऐसी होनी चाहिए। 10 गलत भी निकल गए तो अदर्स में भी तो 10 आप गेन कर रहे हो, स्कोर कहाँ जा रहा है, नेगेटिव हटा भी दोगे ना, तब भी आपका स्कोर कितना जा रहा है, 120 प्लस स्कोर जा रहा है। अब बताओ, पूरे साल पढ़ने के बाद क्या कभी प्रीलिम्स रुक सकता है? बैक टू बैक प्रीलिम्स दोगे ना, तब भी आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, आई कैन अश्योर यू दिस थिंग।
बट हम क्या गलती करते हैं, हम सारा पढ़ने की कोशिश करते हैं और सारे में लास्ट में रिवीजन भी नहीं हो पाता, और हमारा प्रॉब्लम क्या आता है कि हम पॉलिटी हमारा हो गया, हम सॉल्व कर रहे हैं, पॉलिटी के 25 में से 12 सही निकलते हैं, 12 गलत, तो आउटपुट कहाँ आया आपका, आउटपुट नहीं आ पाता। दैट मीन्स हर सब्जेक्ट में ऐसा करोगे तो 100 में से 50 क्वेश्चन सही, 50 क्वेश्चन निगेटिव। अब निगेटिव कट होंगे तो वो हटेगा भी तो मार्क्स, फिर स्कोर आपका डाउन चला जाता है। तो दिस इज द, मतलब हर किसी की स्ट्रेटेजी अलग है, बट जितने भी टॉपर्स है और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है। यस, रखा पूरा था मैंने, बट लास्ट में मेरा फोकस ये 3 होते थे, और इन तीनों में भी मेरा फोकस ये और इकोनॉमिक का कोर। बजट तो हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो पाया तो ठीक, नहीं हो पाया तो मैं लोड नहीं लेती थी, लेकिन मेरा कोर से ही 8 से 10 क्वेश्चन तो कोर से ही आ जाते हैं इकोनॉमिक्स के, राइट, ये रहता था। और मेरा मॉडर्न बहुत अच्छा था, तो यहाँ पे मॉडर्न के क्वेश्चन कभी कम कभी ज्यादा होते थे। एंशियंट स्टेट लूसेंट बचपन में रट रखी थी, तो लूसेंट से वहां से कुछ फैक्ट मिल जाते थे, मतलब ओवरऑल ये भी ठीक था, लेकिन ये मेरा कोर था। मेरे कई फ्रेंड्स हैं वो जो होता है ना आईपीएस हो गए, आईएएस के लिए पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़े, कोई रिजल्ट, और रिजल्ट में और आपके नेक्स्ट प्रीलिम्स में डिफरेंस कितना होता है, बहुत ही कम, 1 मंथ 25 दिन ऐसे डिफरेंस होता है, राइट। तो आपने सोचा होगा कैसे वो बोलते हैं ना टॉपर, 1 महीने में हमने पढ़ के प्रीलिम्स निकाल लिया, वो ये तरीका होता है उनका 1 महीने। न्यूज़पेपर तो वो पूरे साल ही पढ़ रहे होते हैं, तो उनको आइडिया रहता है, वो न्यूज़पेपर नहीं छोड़ते कि मैगजीन नहीं, नोट्स नहीं बनाते, लास्ट में मैगजीन विजन की उठा लेंगे, लेकिन ये तरीका है उनका, उनको पता है कि न्यूज़पेपर हमें इतना आइडिया तो है नॉलेज करंट की कि क्या चल रहा है, बाकी ये कोर है। क्या ये 3 सब्जेक्ट आप 1 महीने में रिवाइज नहीं कर पाओगे? बहुत अच्छे से 4 टाइम्स रिवाइज हो सकता है ये जो पॉलिटी है ना लक्ष्मीकांत, जिस दिन इस पॉलिटी को आप 1 दिन में रिवीजन करने पे आ जाओ, उस दिन समझ लेना आपका हो गया। लक्ष्मीकांत 1 दिन में रिवाइज हो जाती है, 1 दिन में। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं, चलो मेरे को तो आप, हाँ, रिवीजन जब पॉलिटी पढ़ोगे लक्ष्मीकांत, तब पॉलिटी में हर बार एक नई चीज पढ़ने को मिलेगी। स्टार्ट पता है कैसे करो, उसको टुकड़ों में बांट लो। जैसे आपने उठाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, तो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कर लो, फिर उठाओ उनके कंपैरिजन में नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, फ्रंट से डायरेक्ट मत पढ़ो। फिर अगर आप प्राइम मिनिस्टर पढ़ रहे हो तो साथ में कंपेयर करके गवर्नर पढ़ो, ठीक है। प्रेसिडेंट, सॉरी सीएम, प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो तो गवर्नर पढ़ो, सेम ही होता है, सिर्फ माइन्यूट डिफरेंस, तो आपको वो डिफरेंस ही पता होना चाहिए, वो प्रीलिम्स में डिफरेंस ही पूछता है वो, समझ रहे हो। हम क्या करते हैं, हम सीक्वेंस वाइज पढ़ते चले जाते हैं, प्रॉब्लम वहां आती है। बेसिक एनसीईआरटी इज द कोर, 6 to 12 एनसीईआरटी करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देन आपका जो वो है जीसी लियोन मैंने पढ़ी थी, बट अब जीसी लियोन का इतना नीड नहीं है, क्योंकि अब आपका एनसीईआरटी में काफी है, प्लस आपके जो क्लास नोट्स मैपिंग एडिशनल जो है वो कर लो। लैंड फॉर्म जीसी लियोन में बहुत अच्छे दिए हुए हैं, लैंड फॉर्म्स आप करना चाहो जीसी लियोन से तो वो कर सकते हो, वो बहुत अच्छा दिया हुआ है उसमें। एनवायरमेंट के लिए मैंने 2-3 सोर्स लिए थे, लेकिन एक बुक है शंकर करके आती है, वो बहुत अच्छी है एनवायरमेंट के लिए, बेसिक। करंट अफेयर तो विजन का क्या नहीं, करंट अफेयर से आता है, लेकिन बेसिक भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, तो बेसिक के लिए वो पढ़ लो आप, इनफ है। उसके बाद आपका करंट का तो मैगजीन से भी कवर हो जाता है। और एनवायरमेंट ज्यादातर किससे पूछा जाता है, एनवायरमेंट थोड़ा सा ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट भी उससे ऐड होके पूछे जाते हैं, तो वो चीज है। हाँ, क्लास के ऊपर डिपेंड, हाँ क्लास के ऊपर, लेकिन ये बेसिक पढ़ाया है उसकी बात नहीं कर रही हूँ। एक बार ये देखना, जब आप कोई टॉपिक उठाते हो, मैं किसी टीचर को वो नहीं बोल रही हूँ, जब आप कोई टॉपिक उठा रहे हो, मैं हमेशा कहती हूँ, आपने मेरा सोसाइटी का लेक्चर लिया था क्या? नहीं लिया सोसाइटी का, या ओरिएंटेशन भी नहीं लिया सोसाइटी का? ओके। मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि जब भी कोई टॉपिक तैयार करो, उस टॉपिक को मल्टी डायमेंशनल अप्रोच तैयार करो। सपोज आपने सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव तैयार कर लिया, आपने कल्चरल या एनवायरनमेंट छोड़ दिया और क्वेश्चन उसी पर्सपेक्टिव से पूछ लिया, तो आपकी मेहनत बर्बाद हो गई,
क्योंकि आप जब तैयार कर रहे थे 5 मिनट और लगता, वो भी तैयार हो जाता, फिर आप निश्चिंत हो जाते कि अब वो क्वेश्चन किसी भी डायमेंशन से पूछ ले, आई एम रेडी टू सॉल्व इट। यस, तो बस ये देखो कि जब आप कोई टॉपिक तैयार कर रहे हो, उस टॉपिक की डायमेंशन सारी तैयार है या नहीं। एक छोटी सी बात बताती हूँ, कल मेरे पास एक स्टूडेंट आया था सोशियोलॉजी का, इससे पहले वाले बैच में था। उसने सोशियोलॉजी के बहुत ही शानदार नोट्स बनाया है, क्योंकि उसने अटेम्प्ट, उसका नेक्स्ट ईयर है, उसने 1 साल पहले ही सोशियोलॉजी ले लिया। नाउ ही वाज लाइक, मैम मेरा ज्योग्राफी चल रहा है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि नोट्स कैसे बनाऊं। मैंने एक सिंपल सी उसे एक चीज बोली कि ज्योग्राफी के नोट्स सपोज 50 टॉपिक्स है, आपके 50 पेज में होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? आप बात कर रहे हो किसकी, सपोज सॉइल की बात कर रहे हो, इंडिया का मैप बनाओ, इंडिया के मैप में कौन सी सॉइल कहाँ है उसको हाईलाइट कर लो। अब जैसे हाईलाइट करने के बाद सपोज आपने यहाँ कोई सॉइल हाईलाइट कर रखी है, सॉइल का नाम, उसके बाद उसकी जितने भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो भी है सॉइल का, वो सब यहाँ लिख लो। एक पेज पे आपका सॉइल तैयार हो गया। यस और नो? हो गया। और वैसे कितना है मैडम? 15 पेज है सॉइल के। अब 15 पेज आप 2-3 बार पढ़ो, लेकिन उसके बाद आपको क्या चाहिए? फाइनल यही है। जब 2-3 बार आपके दिमाग में सेट हो गया तो दिस इज योर फाइनल, इससे बाहर नहीं जाएगा। और ऐसा होगा तो प्रीलिम्स में बहुत हेल्प होगी, क्योंकि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको ये मैप चाहिए। यस और नो? इसलिए बोल रही हूँ कि तैयारी ऐसी करो। अभी टाइम लग सकता है नोट्स बनाने में, आपको लगेगा कि बहुत टाइम टेकिंग है, लेकिन ट्रस्ट मी, किसी भी एक सब्जेक्ट के नोट्स जिस दिन बन जाएंगे ना आपके, वो सब्जेक्ट आपके लिए केक वॉक हो जाएगा। कितने दिन में रिवीजन कर लोगे? मुश्किल से 5 दिन में। क्यों? क्योंकि आपके नोट्स तैयार है। 50 पेज कितने दिन में? एक दिन में 10 पेज करोगे तो 5 दिन में तैयार, रिवीजन हो रहा है वो। लेकिन नोट्स बनाने में मेहनत लगेगी। एक एनसीईआरटी से मैं बोल रही हूँ ना, हमें इतना गाइडेंस नहीं थी उस टाइम में। एनसीईआरटी से बना, स्टार्टिंग में तो मैंने एनसीईआरटी छोड़ दी थी, कोचिंग ज्वाइन की थी तब। फिर कोचिंग खत्म होने के बाद रियलाइज हुआ कि बिना एनसीईआरटी के काम चलेगा नहीं। फिर एनसीईआरटी तब पढ़ना स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद उनके नोट्स बनाए, फिर अपने नोट्स में ऐड ऑन किया, तो इस तरीके से चीजें की थी। बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले एक चीज पूछूं, कब से तैयारी कर रहे हो यूपीएससी? शुरू की है? सिलेबस पता है पूरा? मेरे वर्ड्स को सुनना बस पूरा ध्यान से। सिलेबस पता है पूरा? नहीं पता। क्या अभी बैग में सिलेबस है? नहीं। सबसे पहली चीज, अपने बैग में, सबके लिए है, अपने बैग में 24 घंटे सिलेबस रखो। एक अपनी स्टडी टेबल पे, एक अपने यहाँ पे। ये कहने को ऐसा लगता होगा क्या बात है, टॉपर्स भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ये सच्चाई है। यूपीएससी का सिलेबस जितना अच्छे से आपको पता होगा, बाय हार्ट याद करने का मतलब ये नहीं कि पेज लिया और लगे हो रट्टा, नहीं। मतलब ये है कि जो टॉपिक चल रहे हैं वो सोशियोलॉजी ऑप्शनल है। क्या सोशियोलॉजी का सिलेबस पता है? नहीं पता। और मैंने पहले ही दिन बोला था कि हमेशा सोशियोलॉजी का साथ में रखना। मैं मेंशन कराती हूँ टॉपिक से पहले, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए। मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, लोग बोलते हैं कि सोशियोलॉजी का सक्सेस रेट बहुत कम है। उसका रीजन ये है, हर बैकग्राउंड का बच्चा सोशियोलॉजी ले लेता है, उसके बाद उनमें से मुश्किल से 10% बच्चा होता है जो जेन्युइनली पढ़ रहा होता है, उनको सिलेबस पता होता है। मेरे पास इतने बच्चे आते हैं, मैम हमने क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं, हमारी थिंकर्स हो गए हैं। मैं सिंपल पूछती हूँ, कार्ल मार्क्स की कौन सी थ्योरी है आपके सिलेबस में? बस मुझे उनके नाम बता दो। अगर बच्चे ने जेन्युइन प्रिपरेशन की होगी ना, उसको थिंकर के नाम तो पता होंगे। क्लासेस खत्म हो गई है, थिंकर के नाम नहीं पता कि कार्ल मार्क्स की कौन कौन सी थ्योरी है। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि सिलेबस को रखो अपने पास, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से टॉपिक, जीएस भी, ऑप्शनल भी।
अब आपने बोला बहुत कुछ है, कल के न्यूज़पेपर में हार्डली 5 न्यूज थी पढ़ने वाली, सिर्फ 5, क्योंकि कल मैंने ओरिएंटेशन लिया था न्यूज़पेपर का, तो मैं उनको न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, हाउ टू रीड यू न्यूज़पेपर, वो बता रही थी। सिर्फ 5 न्यूज थी उसमें पढ़ने के लिए। पहली न्यूज फ्रंट पेज पर, कल का अखबार पढ़ा? कोई बात नहीं, कल हाँ बजट पे ही था, ठीक है। पहला माइनिंग वाला था, माइनिंग में डिबेट चल रही है सेंट्रल और स्टेट के लिए। अब आपको पता होना चाहिए कि ये किस पेपर में इंपॉर्टेंट है, किस पेपर में है। पेपर 2 में है मेनली, क्योंकि डिबेट उस टॉपिक का सारांश क्या कह रहा है, कंक्लूजन। सुप्रीम कोर्ट का ने इंटरफेयर किया है कि नहीं, जो मिनरल टैक्स है वो स्टेट पे ही रहेगा, पार्लियामेंट कैन नॉट इंटरफेयर, राइट। अब यूटी देखो, मैं आपको बता रही हूँ यूपीएससी क्वेश्चन कहाँ से है, निकालता है। आप उस न्यूज़पेपर में देखना, उस हेडिंग में, उस हेडिंग के अंदर सीजेआई चंद्र उनका फोटो के साथ एक उनका स्टेटमेंट लगा हुआ है। यूपीएससी बहुत इजी तरीके से उस स्टेटमेंट को ही इन्वर्टेड कॉमा में क्वेश्चन की हाईलाइट बना देगा और नीचे मिनरल के लिए कुछ भी पूछ लेगा। वो इम्पैक्ट चाहे तो सोसाइटी में डाल के पूछ लेगा, चाहे पेपर 2 में पूछ लेगा और चाहे पेपर 3 में पूछ लेगा। अगर आपने पेपर 2 का क्वेश्चन यूपीएससी के पीवाईक्यूज देखे होंगे तो सीधी की सीधी न्यूज़पेपर की हेडलाइन उठाता है। हर साल 2 से 3 क्वेश्चन तो ऐसे फिक्स हैं उसके, फेवरेट हैं जजमेंट वाले, जो पूछेगा ही, और एग्जैक्ट जो जजमेंट उन्होंने दिया है ना वही जजमेंट उठा के बताइए, सीधा की सीधा पूछता है। लेकिन कल आपने जब ये पढ़ा, आपने नोटिस ही नहीं किया होगा वो इतना छोटा सा बॉक्स है, उसमें क्या लिखा है, नहीं नोटिस किया होगा। सीजेआई ने जो एग्जैक्ट वर्ड यूज किए थे वो लिखा हुआ है, फिस्कल फेडरलिज्म की बात की हुई है वहां पे, कुछ ऐसा। मैंने वही तो बोला, हाँ ये प्रॉपर स्टेट का पार्ट है, स्टेट के बाद फाइनेंस ही नहीं बचेगा, राइट। वो उसका ओवरऑल 9th या 10th पेज पे भी दिया है डिटेल में, लेकिन क्रक्स उसका यही था। इसलिए कह रही हूँ सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है, बिना सिलेबस की चीजें नहीं होंगी, फर्स्ट थिंग, ठीक है। और सिलेबस पता होगा, जैसे पॉवर्टी टॉपिक है, पॉवर्टी पेपर 1 में भी है, पेपर 2 में भी है, पेपर 3 में भी है, और एथिक्स में केस स्टडीज के लिए पेपर 4 में भी है। अब पॉवर्टी अगर मल्टी डायमेंशनल और ऐसे भी आ सकता है, तो बेसिकली पॉवर्टी इज अ टॉपिक जो हर जगह है। अब पता ही नहीं होगा तो आप कैसे पढ़ोगे उसे। आपने बोला यूपीएससी के फेवरेट, यूपीएससी का फेवरेट बताती हूँ। यूपीएससी के फेवरेट 2 तरीके से बनते हैं। एक तो जो चीज करंट न्यूज में बार बार हो रही है और कुछ, तो वो उसका फेवरेट हो जाता है। प्लस अगर कोई चीज नई हुई है, जैसे वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं था, लेकिन इंडिया में कोविड के टाइम पे आया, तुरंत क्या हो गया, उसी साल यूपीएससी अगले साल का वेट नहीं करती, उसी साल यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया वर्क फ्रॉम होम पे रिलेटेड। यस, सिमिलरली मी टू मूवमेंट, जिस दिन मी टू मूवमेंट हुआ था उसी साल के पेपर में मी टू मूवमेंट क्वेश्चन पूछ लिया गया। जिस साल सैरोगेसी एक्ट आया था उसी साल सैरोगेसी पे क्वेश्चन, जिस साल मैटरनिटी एक्ट आया था उसी ईयर मैटरनिटी। मतलब यूपीएससी का फेवरेट समझ गए कि जो न्यूज में चल रहा है, क्योंकि सैरोगेसी इज अ बिग इशू, कोई लॉ नहीं था, एकदम से लॉ बना तो न्यूज में होगा कि नहीं, और बार बार न्यूज में था, हर कोई अपना ओपिनियन दे रहा था। कोई भी न्यूज एक बार नहीं आती, कोई अगर न्यूज बड़ी है तो वो तो महीने भर चलेगी। जैसे कल के न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा हो तो मोदी जी 2 हफ्ते पहले गए थे रशिया, मॉस्को, और कल के न्यूज़पेपर में मॉस्को के रिलेटेड बहुत बड़ा एडिटोरियल था। दैट मीन्स 2 हफ्ते से वो मॉस्को ही चल रहा है न्यूज़पेपर में। जब 2 हफ्ते से मॉस्को पढ़ रहे हो तो दिमाग में कुछ तो सेट हुआ होगा। तो यूपीएससी की कुछ इंटरनेशनल विजिट, अब ये आईआर में पूछ लेगा। अब इस विजिट में अगर आउटकम कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट आउटकम आया होगा तो वो डेफिनेटली ये पूछ लेगा, वरना इतनी विजिट होती है, जिस भी विजिट का आउटकम इंडिया के फेवर में होगा तो वो पूछ लेगा, 100% पूछ लेगा। अब जैसे तालिबान वाला हुआ था इशू, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा, राइट, रिलेट इंडिया से ही करके। तो आपको जो भी पढ़ना है वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो कोई भी चीज जो न्यूज में है वो पूछेगा ही पूछेगा। जैसे क्वेश्चन पूछा उसने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2020 में क्वेश्चन आया था, क्रिटिकली एनालिसिस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005।
क्यों पूछा उसने 2005 का एक्ट? कोविड हो गया था, कोविड में लॉकडाउन में डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और प्लस 2005 में हुआ था, तो 15 साल हो गए थे उस एक्ट को। तो दोनों रीजन थे पूछने के। और निगेटिव इसलिए पूछा क्रिटिकली एनालिसिस क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा थे, मतलब एक्ट होने के बावजूद भी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस वर वेरी हाई, दैट इज व्हाई यूपीएससी आस्क्ड सच क्वेश्चंस। क्लियर? तो ये चीजें पता होना चाहिए। मैं फिर बता रही हूँ, यूपीएससी का पेपर सॉल्व करना वहां इजी हो जाता है जहां आपको ये पता है, क्वेश्चन पढ़ा, आपको ये समझ में आ गया कि यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा क्यों है, आप उस क्वेश्चन को ट्रस्ट में इतने अच्छे तरीके से सॉल्व करोगे ना कि मैं क्या बताऊं, हमें बैकग्राउंड पता हो जाए कि बस ये क्वेश्चन पूछा क्यों है, तब आप उसे सॉल्व कर सकते हो। तो वो चीजें तैयार करो जो आपको लगता है कि यूपीएससी पूछ रहा है। पूछ कैसे रहा है? ट्रेंड देखो, ट्रेंड वही है, जो चीज करेंट में है वो तो पूछेगा उस साल, और बजट में कोई नई स्कीम आई है तो वो पूछ सकता है, वरना न्यूज में बार बार अगर कुछ चल रहा है तो वो पूछ सकता है। अब न्यूज में इस साल दो चीजें चल रही हैं, एक तो लीडर ऑफ अपोजिशन, दूसरा आपका स्पीकर को बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है, राइट? तो क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस हैं कि पूछ लिया जाए। इन पे पूरा मल्टी डायमेंशनल तैयार करो इन टॉपिक को, अननेसेसरी। और लोकसभा इलेक्शन हुए हैं अभी, इस साल पेपर होगा तो होगा, यूएस में इलेक्शन, हाँ वो उसमें तो जो न्यूज एक्चुअल में चल रही है और यूएस इंडिया के रिलेशंस, तो वहां पे अगर पार्टी गवर्नमेंट चेंज होती है तो इंडिया पे इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। अभी क्या हुआ है, कहीं पे यूएस ने ईरान के अगेंस्ट कुछ किया है, कुछ कल के न्यूज़पेपर में ही था। तो इस तरीके की न्यूज जो है, तो उनसे इंडिया पे इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा है। अफगान से क्यों पूछा? क्योंकि अफगान से जो हमारे पास जितने वो आ रहे थे ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह, वो आना बंद हो गए, एकदम से ड्राई फ्रूट्स का प्राइस बढ़ गया, तो हमें कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा, अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। तो ये सीखो, चीजें सारी लिंक है, जितना लिंक करके पढ़ोगे उतना इजी रहेगा, और रट्टा करोगे तो कोई चीज लंबे टाइम तक याद नहीं कर पाओगे। मेंस तब निकलता है जब कम से कम आपके 10 क्वेश्चंस, 20 में से 10 क्वेश्चंस आपको पता हो, फुल तैयार हो कि क्वेश्चन पढ़ा और आपने सॉल्व किया। हर क्वेश्चन पे अगर सोचने बैठ जाओगे तो टाइम नहीं है, यू गेट ओनली 7 मिनट्स, कैसे सॉल्व करोगे भाई, सोचने लग जाओगे तो। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? चलें बैक टू टॉपिक। क्लियर यहां तक? क्लियर हुआ? लेटेंट फंक्शन, मैनिफेस्ट फंक्शन एंड लेटेंट डिसफंक्शन। चलो एक और एग्जांपल बताओ इसका। लेटेंट फंक्शन, मैनिफेस्ट फंक्शन एंड डिसफंक्शन। टूरिज्म, ठीक है, कल्चर से रिलेटेड है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहीं ना कहीं यूथ को भी हेल्प करेगा, राइट? एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होगी, राइट, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनने से, ठीक है। लेटेंट फंक्शन क्या होंगे? और बताओ, सोचो 5 मिनट पहले टॉपिक समझाया है लेटेंट और मैनिफेस्ट, आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो उसका लेटेंट फंक्शन क्या हुआ? ये उसको स्ट्रेंथन करेगा, ठीक है, आसपास के एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करेगा, दैट मीन्स कैन बी से इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है। इसका डिसफंक्शन क्या होगा? मेंटेनेंस, और यू कैन से इट विल रिस्क टू एनवायरमेंट। हाउ? यस, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप होगा उसके लिए क्या होगा, कई जगहों पर पेड़ होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, तो उनका क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन किया जाएगा टू बिल्ड अ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इट विल आल्सो क्रिएट
इकोलॉजिकल रिस्क होगा, इवैक्यूएट किया जाएगा, राइट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्यूपिल ऑन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, वो भी चाहिए, हाँ, डिसफंक्शंस क्लियर। क्या टॉपिक क्लियर हुआ कि व्हाट डू यू मीन बाय लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन? यस, सोशियोलॉजी की क्लास चल रही है, बताओ मैनिफेस्ट फंक्शन यूपीएससी निकलेगा, ठीक है, एंड ऑल्सो हेल्प टू इंक्रीज योर नॉलेज, ठीक है। लेटेंट फंक्शन वो तो क्लास नहीं थी तब भी मिल रहा था आपको एक फ्रेंड सर्कल मिल रहा है क्लास में आकर, राइट, आपको कॉम्पिटिशन मिल रहा है क्लास में, राइट, एक नया एनवायरनमेंट मिल रहा है, यू आर अवेयर अबाउट द सोसाइटी, राइट, क्योंकि आपने जब यूपीएससी सब्जेक्ट लिया ऑप्शनल तब आपको माइंड में ये नहीं था कि हमें सोसाइटी की अवेयरनेस होगी। मैनिफेस्ट फंक्शन सिर्फ एक ही था आपका कि पेपर निकालना है, यूपीएससी में निकलेगा इससे, ठीक है, लेकिन आपकी नॉलेज बढ़ रही है, बहुत सारी चीजें हैं, कुछ टाइम बाद आप सोचोगे चलो इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, यस, ठीक है। डिसफंक्शन क्या है? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है, ये तो हर ऑप्शन में करनी पड़ेगी, ये तो हर ऑप्शन में करनी पड़ेगी, इसमें ज्यादा है, ठीक है, स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, कंपटीशन ज्यादा हो रहा है, अदर सब्जेक्ट से एक आप आइसोलेशन में हो रहे हो, राइट, तो ये सारे, और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो वही एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजें आपकी रहेंगी, क्लियर। तो अब हम क्लियर कर सकते हैं कि व्हाट इज लेटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शन, यस, ठीक। क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ व्हाट डू यू मीन बाय मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शन? अब एक चीज बताओ, जब यहां तक ये हो गया तो हम सिंपली पढ़ लेते मैनिफेस्ट, सिंपली पढ़ लेते फंक्शन। व्हाट इज द नीड ऑफ दिस डिफरेंशिएशन दैट लेटेंट फंक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द मैनिफेस्ट फंक्शन? जरूरत क्या थी इस डिफरेंस की कि दिस इज द लेटेंट फंक्शन, दिस इज द मैनिफेस्ट फंक्शन? बेटर एनालिसिस। और कोई? कैन बी से व्हाट appears irrational become rational? जो चीज इरेशनल है, अगर हम सिर्फ फंक्शन पढ़ते तो हम पढ़ते कि होपी ट्राइब बारिश करने के लिए डांस कर रही है, इरेशनल नहीं लग रहा? अब इस इरेशनल को रेशनल किसने बनाया? मैनिफेस्ट फंक्शन ने, सॉरी लेटेंट फंक्शन ने बताया कि इससे क्या हो रही है, सॉलिडरिटी इंप्रूव हो रही है, यस, दैट मीन्स इसका बाइफर्केशन, इसका डिफरेंशिएशन इसलिए भी जरूरी था, इट हेल्प। फर्स्ट लिखो व्हाट अपीयर्स इरेशनल, हेडिंग लिखो बेनिफिट ऑफ डिफरेंशिएटिंग manifest and latent function. First, what appears irrational become meaningful. यस, एग्जाम्पल होपी सेरेमनी यही तो थी। अब बारिश से पूजा, बारिश से कभी वो होती है, सॉरी डांस करने से कभी बारिश होती है क्या? इरेशनल लग रहा है ना, लेकिन उस लॉजिक को जस्टिफाई किसने किया? लेटेंट फंक्शन ने। नेक्स्ट, न्यू हॉरिजन्स ऑफ इंक्वायरी बिगेन टू इमर्ज। न्यू हॉरिजन ऑफ इंक्वायरी बिगिन टू इमर्ज। जैसे कि अब कोई मूवी बन रही है, मूवी का काम क्या है? अर्न प्रॉफिट, एंटरटेनमेंट, यस, लेकिन जैसे मूवी बनी है आपकी पैडमैन, जैसे मूवी बनी है आपकी आर्टिकल 17,
तो कहीं ना कहीं ये सोसाइटी में एक पॉजिटिव मैसेज दे रही है, लोगों को उनकी प्रॉब्लम जो है सोसाइटी में उससे अवेयर करा रही है। यस, तो ये पहले तो मूवी का क्या था, सिर्फ हम मैनिफेस्ट फंक्शन, लेकिन धीरे धीरे उनका लेटेंट फंक्शन, तो आज देखो मूवी एक्चुअल में सोसाइटी ऐसी मूवियों को पसंद करती है, तो इस तरीके की मूवी और बनना स्टार्ट हो गई। यस, एक पॉजिटिव मैसेज सोसाइटी में दे रही है। यस और नो, तो ये भी सोसाइटी में फंक्शन की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट लिखो, एरिया ऑफ सोशियोलॉजिकल नॉलेज, एरिया ऑफ सोशियोलॉजिकल नॉलेज एक्सपेंड, एरिया ऑफ सोशियोलॉजिकल नॉलेज एक्सपेंड। कैसे सोशियोलॉजिकल नॉलेज? दैट मीन्स पॉजिटिव नॉलेज। जैसे आप सब लोग यहाँ आते हो, किससे आते हो? टू व्हीलर, फॉर एग्जाम्पल टू व्हीलर से आते हो। अब टू व्हीलर से आप आ रहे हो, और आप में से ही जो लोग टू व्हीलर से नहीं आ रहे हैं, साइकिल से आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको वो एक जो टू व्हीलर से आ रहे हैं उनके लिए स्टेट सिंबल होगा, स्टेटस सिंबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड्स या आप लोग घर में किसी के घर में जाते हो घूमने, आपके पास देखो उनके घर में जाओ तो गाड़ी भी हो, फ्रिज भी हो, वॉशिंग मशीन भी हो, सारी जितने भी इक्विपमेंट्स है सब हो, तो आपको लगता है ना हाँ ये अच्छा मिडिल क्लास फैमिली है ये। यस, और ये सारी चीजें बड़ी बड़ी हो, डबल डोर वाला फ्रिज हो, तो आपको समझ आता ना अरे ये तो अपर मिडिल क्लास है। यस, दैट मीन्स बेसिक नीड थी, लेकिन बेसिक नीड से धीरे धीरे क्या हो गया, सोशल सिंबल, स्टेटस सिंबल हो गया वो, और पता भी नहीं चला, लेटेड फंक्शन था वो। उन्होंने तो अपनी नीड के लिए लिया, लेकिन धीरे धीरे फ्रिज सब लेते हैं, लेकिन अब फ्रिज क्या हो गया, एक स्टेटस सिंबल भी हो गया। तो नॉलेज एक्सपेंड हो गई कि नहीं हो गई? पहले फ्रिज सबके घर में है, लेकिन जिसके घर में जितना बड़ा फ्रिज उसका स्टेटस उतना ज्यादा। यस, लोगों के घर में छोटे वाले फ्रिज भी हैं, कुछ के घर में डबल डोर है, कुछ के घर में गेट वाले हैं, राइट? तो वो स्टेटस सिंबल। लोगों के घर में कार है, किसी के घर में मारुति 800, किसी के घर में अल्टो, तो किसी के घर में स्कॉर्पियो, स्टेटस सिंबल। यस, कहीं ना कहीं नीड के अकॉर्डिंग लिया, लेकिन नॉलेज एक्सपेंड हो गई, राइट? नेक्स्ट, एस्टेब्लिश। नॉलेज एक्सपेंडेशन मतलब कि जब आप कोई चीज को खरीद रहे हो तो आपने नीड के लिए खरीदी, लेकिन धीरे धीरे आपको पता चला कि ये आपका स्टेटस सिंबल भी है। नहीं समझ में आया? नेक्स्ट लिखो, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोरल्स गेट चैलेंज्ड। इसमें कुछ गलत लिखा हुआ है, इस लाइन को कट कर दो, इसमें कुछ गलत। क्लियर? सो देयर आर सम रीजंस जिनकी वजह से हम कहते हैं कि लेटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शन को अलग अलग किया गया, क्योंकि सोसाइटी में कई सारी चीजें ऐसी थी विच आर नॉट विजिबल, तो उनको ऑब्जर्व करने के लिए, उनको रिसर्चर को ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने क्या क्रिएट किया, लेटेंट फंक्शन क्रिएट किया। वो कट कर दो, उसे आई थिंक इनकम्प्लीट लिखा हुआ है। 3 पॉइंट्स लिखे हैं ना? ठीक, तो अभी क्लियर हुआ लेटेंट फंक्शन, मैनिफेस्ट फंक्शन एंड लेटेंट डिसफंक्शंस, यहां तक क्लियर? ठीक। नेक्स्ट इज मिडिल रेंज थ्योरी। टाइम है ना? अब 2 घंटे की क्लास में आपके ऐसे फेस बन जाते हैं ना। क्या चल रहा है 7 बजे से आपका? फिर तो IAS आप ही बन रहे हो। अच्छा, ये टॉपिक भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें भी आएगा। अभी लेटेंट वो आ गया, इसके बाद आएगा इसमें। अच्छा 10 मिनट तो ले लूं, है ना? मिडिल रेंज कल करेंगे, अभी तो 3 घंटे की क्लास एक ही दिन हुई है, आपको ये पता है? आप क्लास लेने ही नहीं दे रहे हो 3 घंटे की। हाँ। आपकी नहीं चल रही क्या ये सारी? अच्छा, आप तो बैठे हो, मैं तो क्लास ले रही हूँ, कल भी ली थी मैंने 3 घंटे की, और अभी भी आपकी ले रही हूँ। और नहीं, सुनने में मैं तो खड़े होके ले रही हूँ, बैठ भी नहीं रही।
मतलब जस्टिफाई करना है हर चीज को। तो वो तो किसी भी चीज को हैबिट करने के लिए 21 डेज चाहिए होते हैं, और आपको तो 21 से ज्यादा हो गए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, मैंने किया है एक्सपेरिमेंट, इसलिए बता रही हूँ। आई हेट द हिंदू पढ़ने में, लेकिन मैंने डेली, मेरा कुछ भी हो जाए ये तो पढ़ना है प्रायोरिटी पे, प्रिपरेशन टाइम में। 21 हैबिट 21 डेज में, एग्जैक्टली 21, इवन 19 डेज में ही वो हैबिट डेवलप हो गई थी पढ़ने की। अब यूपीएससी कर रहे हो तो और भी चीजों को तो साइड में छोड़ो। सोते कब हो? सोते कब हो? तो 7 घंटे की नींद बहुत है, 6 घंटे की लेनी चाहिए। अच्छा ठीक है। Unanticipated consequences. एन रह गया। अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस। क्या होता है अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस? विच आर नॉट इंटेंडेड, राइट, दैट मीन अनइंटेंडेड। हाँ, डिसफंक्शन क्यों? वही बता रही हूं, ये हो गया लेटेंट। तो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे? इट कैन बी निगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, फर्स्ट थिंग। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि मैम अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, सॉरी अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस और लेटेंट फंक्शन दोनों ही सेम चीज हो गई, लेटेंट फंक्शन डिसफंक्शन और ये, क्योंकि दोनों ही क्या है? अनइंटेंडेड है। तो लेटेंट इज अ, यू कैन से दोनों सेपरेट है, बट फर्दर यू कैन से दैट लेटेंट इज अ पार्ट ऑफ अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंस, राइट। दोनों सेपरेट है, ये बात ध्यान रखना, दोनों सेम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इवन इसके साथ एक चीज ये भी होती है, अपन ने पढ़ा ना मर्टन, एक और चीज की बात करते हैं, फंक्शनल, दूसरा डिसफंक्शनल, एंड थर्ड ये बात करेंगे नॉन फंक्शनल। कि सोसाइटी में कुछ चीजें फंक्शनल है, ये दोनों क्लियर हुए ना। अब तीसरे पे आ रहे हैं, सोसाइटी में कुछ चीजें फंक्शनल है, कुछ चीजें डिसफंक्शनल है, लेकिन सोसाइटी में कुछ चीजें ऐसी भी है जो क्या है? नॉन फंक्शनल है। अब नॉन फंक्शनल सोसाइटी में क्या हो सकता है? सोचो, मर्टन कह रहे हैं कुछ चीजें नॉन फंक्शनल है, और डर्कहाइम क्या बोलते हैं कि नॉन फंक्शनल होता तो सोसाइटी उखाड़ के फेंक देती, राइट। फिर क्या है? चलो एग्जाम्पल के साथ समझाती हूं। डाउरी, डाउरी का क्या हुआ? डाउरी का मैनिफेस्ट फंक्शन कुछ है क्या? गर्ल्स को क्या मिलता है? वो जो यूज करती है उसको स्त्री धन बोलते हैं। वो ये स्त्री धन में जो पर्सनली उसको ज्वेलरी मिल रही होती है वो है। ये हमेशा ध्यान रखना, डाउरी हो गई आपकी, स्त्री धन हो गया, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जो स्त्री धन है जो उसको पर्सनल मिल रहा है, उसकी ज्वेलरी वगैरह, उसमें आता है। डाउरी जो हो गई, डाउरी उसके नाम पे दी जा रही है, लेकिन दे किसको जा रही है? उसके हस्बैंड को या इन लॉज को, ठीक है। इसलिए ये निगेटिव है। डाउरी लेना और देना, गिविंग और टेक, दोनों वो है इलीगल, स्त्री धन नहीं है। स्त्री धन ही है वो नाम स्त्री धन ही है। उसको इंग्लिश मत, इंग्लिश नहीं है उसका, इंग्लिश हिंदी सेम है, स्त्री धन, ठीक है। तो स्त्री धन, अब सोचो जो आप गिफ्ट देते हो ना, जो बोलते हो डाउरी नहीं है, वो स्त्री धन का पार्ट है, इसलिए वो उसको लीगल हो जाता है। वो समझ आया? इलीगल है भाई, कैसे करोगे? चलो ठीक है। तो मैनिफेस्ट तो नहीं, जहां तक डाउरी क्या है, अगर आप देखो डाउरी को, तो मैनिफेस्ट फंक्शन किसके लिए है? ये फंक्शनल किसके लिए हो रही है? मिडिल क्लास के लिए, यस। डाउरी नॉन फंक्शनल किसके लिए है? नॉन फंक्शनल हो सकती है, यस। अब दिमाग चल गया तुम्हारा। अपर क्लास के लिए नॉन फंक्शनल है, राइट। और डिसफंक्शनल किसके लिए होगी? लोअर क्लास के लिए। उनके पास तो है ही नहीं देने के लिए।
समझ आया? मिडिल क्लास में दोनों भी इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन अपर क्लास के लिए तो उसका कोई फंक्शनल है ही नहीं है, और लोअर क्लास के लिए ये हमेशा डिसफंक्शनल रहेगी क्योंकि उनके पास है नहीं है। मिडिल में दोनों चल जाएंगे, लेकिन अपर और ये तो क्लियर है, राइट? हाँ, यहां तक क्लियर? तो सोसाइटी में कुछ चीजें ऐसी भी है जो क्या है, नॉन फंक्शनल है, राइट? सिमिलरली एक और एग्जांपल, लोअर क्लास के लिए नॉन फंक्शनल क्यों होगा? देना तो पड़ेगा ना, इसलिए डिसफंक्शनल है। लोअर क्लास दो अलग अलग स्टेटस है। सपोज लोअर क्लास की, आपने कल परसों किसी का इंटरव्यू था, उसमें बोला था कि सरकारी नौकरी का होना, चाहे भले ही किसी भी स्तर की हो, एक बहुत बड़ी चीज है। अगर लड़की का भाई सरकारी नौकरी का है तो लड़की की शादी बहुत जल्दी हो जाती है। यस, दैट मीन्स जो लोअर क्लास है उनके पास कुछ नहीं है देने के लिए, लेकिन नहीं है और बिना डॉरी के शादी होगी नहीं, तो वो क्या करते हैं, डेट लेते हैं, तब शादी कर रहे हैं। तो एक डिसफंक्शनल हुआ कि नहीं हुआ? दैट इज व्हाई इट इज डिसफंक्शनल। ठीक है, देन जब ह्यूमन थे, ह्यूमन किससे बने हैं? अपन किससे बने हैं? एप से। क्या डिफरेंस था? समझ नहीं थी। और क्या था बॉडी में, फिजिकल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस था? टेल होती थी, पूंछ होती थी, राइट? तो ये जो आपकी कॉकस बोन है ना, ये उस टाइम पे टेल को कनेक्ट करने के लिए होती थी, अपनी बॉडी से टेल जो है उसको जोड़ती थी ये बोन। ये बोन हमारी बॉडी में आज भी एग्जिस्ट करती है। यस, लेकिन आज क्या आप लोगों में किसी के पूंछ है? नहीं, टेल नहीं है। तो क्या है आज? ये क्या है फिर? नॉन फंक्शनल। मर्टन की बात प्रूव हो गई कि सोसाइटी में आज भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्या है, कुछ फंक्शंस ऐसे हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्या है, नॉन फंक्शनल है बट एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? सोसाइटी के कितने ही एग्जाम्पल वो दे रहे हैं इस तरीके से कि बोन आज भी है आपकी बॉडी में लेकिन उसका कोई यूज नहीं है। दैट मीन्स कोई यूज नहीं, कोई भी ऐसी चीज जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है लेकिन उसका यूज नहीं है। वही बात हो गई। और डर्कहाइम क्या बोल रहे थे? ऐसा कुछ भी नहीं। मैं बार बार आपको कंपैरिजन करके इसलिए बता रही हूं क्योंकि अगर कंपैरिजन अभी तक पूछा नहीं गया, बट इफ इन केस पूछ लिया तो यू शुड बी अवेयर कि है क्या। यूनिट सेकंड या जब थर्ड करेंगे तब इसमें और क्लियर कट डिफरेंस आएगा। फंक्शनलिस्ट, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट, पॉजिटिविस्ट और फिनोमोलॉजिस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, नीड जो है, एंड कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच, इन सब का क्लियर उसमें आएगा डिमार्केशन। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट मर्टन का मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन। हाँ सॉरी, ये रह गया क्या फिर से? हाँ, अनएंटिसिपेटेड एग्जाम्पल के साथ समझो। अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेज कि जो अनइंटेंडेड हो, हमें पता ना हो उसका कि ये भी हो सकता है। सिमिलर ही रहेगा लेटेंट जैसा, लेकिन अलग मानते हैं इसको, उसकी कॉपी है वो नहीं मानते, चीज बिल्कुल सेम। फॉर एग्जाम्पल टैबलेट एस्प्रिन किस लिए होती है? पेन के लिए होती है। आप कुछ और कह रहे थे ना? नहीं, एस्प्रिन टैबलेट पेन की होती है, पेन किलर। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप नोटिस करो, किसी डॉक्टर से मिलो, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी हार्ट अटैक के टाइम पे भी यही टैबलेट दी जा रही है। हार्ट अटैक के टाइम पे एस्प्रिन। अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस, सोचा भी नहीं था कि वो टैबलेट इसके काम आएगी। पेन किलर कौन सा? मर्टन ही चल रहा है, पूरा मर्टन ही चल रहा है। उसका अपना कॉन्सेप्ट, भाई नई नई चीजें निकाल रहा था वो थ्योरी को करने के लिए। पेट्रियार्की इज फंक्शनल फॉर मेल, काम कर रही है उनके लिए। एट द सेम टाइम पेट्रियार्की इज डिसफंक्शनल फॉर फीमेल। यस, एट द सेम टाइम पेट्रियार्की नॉन फंक्शनल किसके लिए होगी? ट्राइब्स
ट्रांसजेंडर्स, यस, इनमें तो पैट्रियार्की कोई नोशन ही नहीं है, यस और नो। तो कैन बी से कि मर्टन की थ्योरी से ये समझ में आता है कि इफ समथिंग इज फंक्शनल, दैट मीन्स फंक्शनल एट वन प्लेस कैन बी डिसफंक्शनल टू डिफरेंट प्लेस, राइट? फंक्शनल एट वन सोसाइटी कैन बी डिसफंक्शनल एट डिफरेंट सोसाइटी. Functional for one person or individual can be dysfunctional for other person, and that can also be non-functional to other person. Yes, that means nothing is completely functional in society. Yes, यही बस इतनी सी बात थी, लास्ट की 2-3 लाइन यही वो कहना चाह रहे थे, that nothing is functional, nothing is completely functional in this society. अब मुझे बताओ मर्टन क्लियर हुआ यहां तक कि नहीं हुआ? मर्टन का लेटेंट फंक्शन, मैनिफेस्ट फंक्शन, ये क्लियर। मर्टन के कोर कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहे थे वो क्लियर। मर्टन और अदर उनमें क्या डिफरेंस है वो क्लियर। मर्टन मिडिल रेंज तो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यहां तक क्लियर। डर्कहाइम का कॉन्सेप्ट क्लियर था, कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट क्लियर था। कार्ल मार्क्स तो कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच की बात करते हैं, उनका तो कंप्लीट डिफरेंट है, ठीक है? क्लियर यहां तक? ठीक है, इसके हैंडआउट आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएंगे। लेकिन मर्टन ज्यादा टाइम तक काम कर नहीं पाए, क्योंकि मर्टन क्या बोल रहे थे? मर्टन बोल रहे थे, एक क्रिटिक्स बता देती हूँ, मर्टन बोल रहे थे कि बहुत सारी मिडिल रेंज को बना के एक बड़ी ग्रांड थ्योरी बन जाएगी। आज तक मर्टन खुद ही नहीं बना पाए ग्रांड थ्योरी, ये था।